हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर पूजा शर्मा। और आपके पेपर लीक की बात आती है तो वो बोलते हैं ना कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि लगातार हर साल जब पेपर लीक करने की बात आती है, जब एज इट इज पेपर की बात आती है, तो बच्चों ने ही मुझे नाम दिया है कि मैम आप पेपर लीकर नहीं पेपर मेकर हैं। तो चलिए आज इस बार आपके लिए पेपर लीक करते हैं हम, और हम अच्छे से इसको पूरा जिस तरीके से आपके एग्जाम में आने वाला है उसी पैटर्न में देखने वाले हैं। जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसी तरीके से हम उसे देखेंगे और साथ ही फटाफट से इसे सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या देखिए कि जो भी नए बच्चे हैं हमारे, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डाउटनेट क्लास 12 हिंदी मीडियम चैनल है हमारा बच्चा, और इसे सब्सक्राइब करना है। आपको सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, जितनी भी हमारी क्लासेस हैं उनको जाकर के देखिए। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रही है, एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे मेरे वीडियोस भी मिल रहे हैं। वीडियोस में जाकर के अगर आप देखेंगे ओके वीडियोस में अगर आप जाकर के देखेंगे तो देखिए मेरे बहुत सारे 10 मिनट्स वाले वीडियोस हैं और बहुत सारे बच्चे उन्हें डेली बेसिस पर देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उन्हें देख रहे हैं। तो डेफिनेटली आप जाकर के इस क्लास को देखो, 10 मिनट में रिवीजन करो एंड दैट्स इट। चलिए आपको एक चैनल का लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, हमारा व्हाट्सएप का चैनल का लिंक है वो, उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी की बातें तो हमेशा होती रहती है, बस क्लास को लाइक कर देना है। डेफिनेटली आपके ऊपर जो है भगवान की कृपा बरसेगी, और आपको इतना शेयर करना है इस क्लास को जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि पेपर लीक करने की बात है तो हर एक बच्चे तक ये पेपर लीक हुआ पहुंचना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और ये रहा हमारा सबसे पहले द पैटर्न विच वी आर गोइंग टू फॉलो। देखो तुम्हें पता है कि तुम्हारे 3 घंटे 15 मिनट तुम्हें मिलने वाले हैं। उसमें 15 मिनट्स में मैंने हमेशा बताया कि इन 15 मिनट्स जो ये बेस्ट 15 मिनट्स होते हैं, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स होते हैं, उन्हें तुम्हें प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज करना। यही 15 मिनट्स जो है वो डेफिनेटली आपके आगे के 3 घंटे को बता देते हैं कि किस तरीके से आप यूटिलाइज करने वाले हो। सो रीड योर क्वेश्चन पेपर नॉट वंस ट्वाइस, 2 बार क्वेश्चन पेपर को रीड जरूर से करिए बेटा, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी, आई डोंट नो किस बात की जल्दबाजी होती है। हमें सबसे पहले तो जल्दबाजी नहीं दिखानी कि मैंने पढ़ लिया फिर हम लोगों के मुंह ताक रहे हैं, बिल्कुल मत करिएगा। बिकॉज आपके एक एक छोटी छोटी गलती के लैंग्वेज पेपर में नंबर कटते हैं, स्पेलिंग्स के नंबर कटते हैं, नीटनेस नहीं है आपके काम में, क्लीनलीनेस नहीं है, आपका काम साफ सुथरा नहीं है, नंबर कटेंगे। तो प्लीज अपना जो भी, सॉरी टू से, बट जो भी हवागिरी करते हैं या लगता है कि अरे मैं तो 2 घंटे में करके बैठ गया था, वो ना करें, आराम आराम से क्वेश्चन पेपर करें। और जो ये कहता है ना कि बहुत जल्दी करके बैठ गए, या तो आपने प्रॉपर उतना लिखा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आज से आज तक लेंदी आया है। जो भी लैंग्वेज की पेपर की बात करते हैं, चाहे इंग्लिश है, चाहे आपका हिंदी लैंग्वेज या कोई भी दूसरा लैंग्वेज है, वो लेंदी होता है। ठीक है, तो आपको उसे प्रॉपर अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट में पढ़ना है, एंड उसी 15 मिनट में इन दैट 15 मिनट्स आपको ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होता है, जो आपका होता है अनसीन पैसेज वाला पार्ट। ओके, इसी में सॉल्व कर लेना है। पेंसिल ले सकते हैं आप, और पेंसिल से लिटिल बिट डॉट लगा करके या पॉइंट लगा करके यहाँ पर इसका आंसर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं आप। देयर आर सम एमसीक्यूज एज वेल जो आपके आते हैं, जैसे वोकैबुलरी से रिलेटेड आते हैं आपके एमसीक्यूज, उनके भी जस्ट डॉट डॉट लगा करके आंसर्स लिख सकते हैं। एंड सो एंड ऑन। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से पढ़ें, लाइटली बिल्कुल ना लें, और इस तरीके से करें कि येस दिस इज़ द टाइम जहां पर मुझे 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सो आपके माइंड को एकदम इस तरीके से रखना है। आपको प्लीज़ बी अवेयर कि आप कहीं पे भी सिली मिस्टेक्स ना करें, काट छाट ज़्यादा ना करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से बच्चों। एंड में भी मैं थोड़ा सा कुछ और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगी, बीच बीच में भी जहां लगेगा
रहेगा, मैं डेफिनेटली आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है, आई नो दैट, मुझे पता है कि मेरा हर बच्चा जो है ऑलरेडी फुल्ली प्रिपेयर्ड है, मुझे पता है हर बच्चा फुल्ली प्रिपेयर्ड होगा। यहाँ पर ये पेपर लीक वाली क्लास से वो बच्चा सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है कि हाँ ये आता है, चलो ये आता है, वो ये आता है मुझे, या मैम ने जो बताया है वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में मुझे देखने को मिलेंगे। सो ये आपके हम कह सकते हैं एनर्जी को बूस्ट करता है, राइट। तो आपको आता है, अब स्ट्रैटेजी आपको क्या करनी है, वो सारी बातों पे ज्यादा ध्यान रखना है आपको। ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और इसके अंदर आपको क्या आता है, रीडिंग पैसेज वाला पार्ट आता है बच्चा, आपको पैसेज को केयरफुली रीड करना होता है एंड देन आंसर करने हैं इतने क्वेश्चंस को। एज आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, दिस टाइम एज वेल, आपको क्या करना है, यू डोंट नीड टू रीड दिस, आप इसको रीड करेंगे नहीं, आप पहले किसे रीड करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वाज विद्यासागर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा, किस तरीके के। अब देखो शॉर्ट वर्ड का मतलब नहीं पता है, इट इज ओके, है ना, इट इज ओके, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, विद द सेम वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, या कहीं ना कहीं आप इन वर्ड्स का मीनिंग ना थोड़ा सा, वो बोलते हैं ना कि तुक्का लगा करके भी निकाल सकते हो। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वाज विद्यासागर, यानी विद्यासागर कैसे आदमी थे, ऐसा पूछा गया है। चलिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट ये जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपको फर्स्ट वाले पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइंस में मिल जाता है। सो विद्यासागर वाज अ जनरस एंड चैरिटेबल मैन। अब यहां शॉर्ट नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता चल गया दैट दिस इज माय आंसर नंबर 1। ये आपका क्या है बच्चा, आंसर नंबर 1, क्योंकि यही पूछा गया कैसे आदमी थे, तो वो कैसे थे, जनरस थे और चैरिटेबल मैन थे, जनरस थे एंड चैरिटेबल मैन थे। आपका आंसर मिल गया, आपका आंसर बन गया, दैट मीन्स आपके पूरे नंबर आ गए। नाउ आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स एट स्कूल, यानी ही किसके लिए आया है, डेफिनेटली विद्यासागर के बारे में बात हो रही है। तो विद्यासागर जो है वो कैसे हेल्प करते थे, किन की हेल्प करते, पुअर की हेल्प करते, और वो पुअर कौन थे, स्टूडेंट्स थे, यानी गरीब जो बच्चे हैं उनकी कैसे वो हेल्प करते थे स्कूल्स के अंदर। तो ये तो आपको मिल ही जाएगा। फ्रॉम हिज अर्लीस्ट ईयर्स ही हेल्प द पुअर एंड द नीडी टू द अटमोस्ट ऑफ हिज पावर, है ना। कैसे करते थे, तो भाई वो जो भी नीडी पर्सन है, नीडी का मतलब क्या होता है, जरूरतमंद, जो जरूरतमंद होते हैं वो, है ना। और पुअर पर्सन को क्या, अटमोस्ट ऑफ हिज पावर, की जितनी उनके अंदर पावर है उसकी अधिकतम जो पार्ट है उससे वो उनकी हेल्प कर सकते थे, हेल्प किया करते थे। एज अ बॉय एट स्कूल ही ऑफन गेव सम ऑफ द लिटिल फूड ही हैड टू ईट टू अनदर बॉय, यहाँ पर, एंड हु हैड नन इफ ही हैड वन ऑफ हिज स्कूल फेलोज फेल इल, little Vidyasagar would go to his house, sit by his bed and nurse him। यहां तक पूरा आंसर है। अभी मैंने पूरा पढ़ा आपके लिए, और आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि जस्ट जहां पर लिखा है वो वाली लाइन नहीं होती है, राइट। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि जस्ट ये देखा हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स, तो ये यहां से शुरू हो रहा है आंसर, ओके, फिर यहां पर फुल स्टॉप है, यहीं तक आंसर है। नो, ये तो आंसर ही नहीं है, इट इज जस्ट द स्टार्टिंग बच्चा, इट इज द लाइन्स जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है। बच्चा ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या कहा है कि अपने अर्लीस्ट ईयर से, यानी कि बचपन से ही उन्होंने पुअर और नीडी पर्सन को अपने अटमोस्ट पावर तक क्या करना स्टार्ट कर दिया, हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। नाउ वेयर इज द एग्जाम्पल, कैसे हेल्प किया करते थे, तो ये पूरा आंसर है। अगर आप ये लाइन लिख के आ रहे हैं एंड यू थिंक कि मैंने आंसर किया है और मुझे नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेजर आंसर जो मेन पार्ट है आंसर का वो यहां है। एज अ बॉय एट स्कूल ही ऑफन गेव सम ऑफ द लिटिल फूड एंड ही हैड टू ईट, यहां से लेके पूरा यहां तक दोनों आपके आंसर्स एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको लिखने हैं। पहला कि भाई वो जो थोड़ा बहुत खाना होता, और अगर स्कूल के अंदर कोई बच्चे के पास में खाना नहीं है तो वो अपना खाना उन्हें दिया करता था, हेल्प करता था। वैसे ही दूसरा, अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसके घर पे जाकर के उसे नर्स किया करता, यानी उसकी देखभाल किया करता। सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स। अब यहां पर आपका आंसर नंबर 2 पूरा हो रहा है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। सिर्फ जो लाइन आपने क्वेश्चन में देखी वही लाइन आपने आंसर में लिख दी, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डिड ही डू फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स। विडो का मतलब क्या होता है, तो विडो का मतलब कि जो विधवा है, ऑर्फन्स मतलब जो अनाथ है, राइट। तो विडो का मतलब क्या होता है, विधवा, और ऑर्फन का मतलब अनाथ। इनके लिए वो क्या करता था, व्हेन ही बिकेम रिच, जब वो रिच हो गए यानी अमीर हो गए, जो विद्यासागर जी हैं जब वो अमीर हो गए तो उन्होंने विडोज एंड ऑर्फन्स के लिए क्या किया। जस्ट आगे देखो, आपको यहां पर सॉरी यहां पे आंसर मिल रहा है, when he grew rich, hundreds of poor widows and orphans were supported by him. His name became a household word in Bengal. Rich or poor, high or low, all loved him alike. तो उन्होंने सपोर्ट किया, दिस इज द आंसर आपका, ये आंसर है कि उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। तो यहां से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, व्हेन ही ग्रू रिच, या फिर क्वेश्चन में से भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर 3। नाउ डेफिनेटली यू विल बी आस्किंग कि मैम अगर यहां से लिखे तो दिक्कत नहीं है, और अगर क्वेश्चन में से लिखे तो भी दिक्कत नहीं, तो हमें करना क्या चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली सो टेलिंग यू द पार्ट इज कि जो टॉपर है वो हमेशा मन से लिखता है, वो लाइन टू लाइन नहीं लिखता है आपका, ठीक है। जो भी टॉपर होता है ना, वो क्या करता है, वो या तो क्वेश्चन में से लिखेगा या उसको थोड़ा मन से स्टार्टिंग लिखेगा, लाइन टू लाइन नहीं लिखेगा, ठीक है। लाइन टू लाइन लिखने पे आपको मार्क्स नहीं मिलते, बट अब हमारे पास में नहीं है अगर कुछ करने को, तो एटलीस्ट हम हमारे हाथ से ये नंबर नहीं गवा सकते हैं। सो कीप इन माइंड दैट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, व्हाई वुड ही नेवर लाइक टू हैव अ पॉटर एट हिज गेट, यानी कि वो कभी पसंद क्यों नहीं करते थे कि उनके गेट पे पॉटर हो। पॉटर जो होते हैं वो उनके गेट पर हो, तो ठीक है। सो यहां पर आप आंसर देखेंगे, नो बेगर एवर आस्क्ड हिम फॉर रिलीफ इन वेन, ही वुड नेवर हैव अ पॉटर एट हिज गेट लेस्ट सम पुअर मैन हु विश टू सी हिम शुड बी टर्न्ड अवे। तो ये रहा यहां पर आपका आंसर, दैट ही वुड नेवर हैव अ पॉटर, कि उसको वो कभी भी नहीं अपने, तो ये 4th आंसर हो गया आपका पूरा, यहां से लेकर के एंड तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज हैज द मीनिंग नोबल माइंडेड। अब हम जो है वोकैबुलरी के क्वेश्चंस पे आते हैं। ये तो आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चंस मिल जाते हैं बेटा, बट अब वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस लिटिल बिट डिफिकल्ट होते हैं हमारे लिए। नोबल इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू, नोबल माइंडेड यानी ऐसा दिमाग जो कि कुछ अच्छा करने के लिए हो, महान करने के लिए हो, इसके लिए आया। अब दूसरा भी क्वेश्चन साथ के साथ में पढ़ लें, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स हेल्पफुल टू द पुअर। तो दूसरा वर्ड क्या है, हेल्पफुल टू द पुअर, यानी कि जरूरतमंदों को मदद करने वाला। तीसरा क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द अपोजिट। अपोजिट पूछा है, यहां पर क्या है, अपोजिट है। किसका अपोजिट है गाइस, सेल्डम का अपोजिट है। अब आपको सेल्डम नहीं पता है तो आप इसका वो भी नहीं बता सकते हैं अपोजिट क्या। एंड मेजरली यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं, मैं उनको यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगी कि बच्चे को जैसे वोकैबुलरी आती है, उसने सेल्डम वर्ड का याद करा हुआ है। अब सेल्डम वर्ड जो होता है उसका वो क्या करते हैं, जो उन्हें याद है वोकैबुलरी से याद करके आए हैं, देयर आर सो मेनी अपोजिट वर्ड्स ऑफ दैट। तो आप अपने मन से नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखा है, विच वर्ड इन द पैसेज, ठीक है। आप सोचते हैं कि मुझे आता है मैं ये लिख देता हूं, नो, द वर्ड विच इज गिवन इन द पैसेज, आपके पैसेज में जो दिया गया है आपको वही वर्ड से आंसर देना है। सो देयर आर 3 थिंग्स, नोबल माइंडेड है, हेल्पफुल टू द पुअर है, एंड अपोजिट ऑफ सेल्डम है। चलिए, विद्यासागर वॉज अ जेनरस एंड चैरिटेबल मैन, नोबल माइंडेड के लिए आया है। फॉर हिज अर्लीस्ट ईयर्स ही हेल्प द पुअर एंड द नीडी टू द utmost of his power. As a boy at school, he often gave some of the little food he had to eat to another boy who had none. If he had one of his school fellows fell ill, little Vidyasagar would go to his house, sit by his bed and nurse him. When he grew rich, hundreds of poor and orphans were supported by him. His name became a household word in Bengal. Rich or poor, high or low, all loved him alike. No beggar ever asked him for relief in vain. He would never have a potter at his gate, lest some poor men who wished to see him should be turned away. अब आपके पास में पूरा मैंने पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है। पूरा पैराग्राफ पढ़ने पे आपको ये पता चल गया कि यस, दिस लाइन सजेस्ट अबाउट कुछ नोबल माइंडेड पर्सन के बारे में। ये जो लाइन है या ये जो लाइंस थी वो बता रही है हमें किसके बारे में, जनरॉसिटी के बारे में। कुछ वर्ड्स हैं जो बता रहे हैं हमें कि ही वॉज हेल्पफुल टू दी पुअर। हेल्पफुल टू द पुअर के लिए आप चैरिटेबल वर्ड देख सकते हैं। जो मदद करता है वो कौन होता है, दानी होता है,
दानी होता है, ठीक है, तो वैसे चैरिटेबल वर्ड आ गया आपके पास में। अब अपोजिट ऑफ सेल्डम आपने देखा है, तो ये सारे वर्ड्स आपने यहां पर देखे क्योंकि वो नए अलग से दिख जाते हैं। रेगुलर वर्ड्स जो होते हैं बच्चा, वो रेगुलर वर्ड्स आपको पता चल जाता है, समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ डिफरेंट वर्ड्स होते हैं वही वोकैबुलरी में आते हैं ना। यहां पर तो चलिए हमने देख लिया। अब आप एग्जाम में क्या करना बच्चा, जहां पे भी आपको लगे कि दिस वर्ड इज न्यू, तो उसको अंडरलाइन कर देना, उसको अंडरलाइन कर लेना। मैं कहती हूं, मुझे पता है, मैं जानती हूं बहुत अच्छे से कि इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत वास्ट है, लर्न करके जाना इज डिफिकल्ट टास्क, और इतनी लर्न करके जा भी नहीं सकते हो, लेकिन हम उसका मीनिंग तो कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि जो वर्ड दिया है उसका सेंस क्या निकल रहा है, राइट, उसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट टेक लाइक आप ना वो चीजों को कर लेते हो, पैनिक हो जाते हो कि ये तो आता नहीं है, ये कैसे करेंगे, ये करना है मुझे, इस चीज पे एक पे अटक के नहीं रहना है। अगर वोकैबुलरी नहीं हो रहा है, आपने 4 क्वेश्चंस किया, इसकी जगह छोड़ दी, तो आप बाद में भी इसे कर सकते हैं, बाद में भी इसे कर लीजिएगा, बट स्टार्टिंग के टाइम में ही ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इनके ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर, ओके। चलो अब आते हैं आगे हम। अब आपके पास में आता है राइटिंग सेक्शन। तो हमने पार्ट ए कर लिया है, जिसके अंदर हमने ए पार्ट के अंदर क्या किया है, रीडिंग वाला पार्ट किया। अभी नाउ यू आर वेरी मच क्लियर इन योर माइंड कि राइटिंग सेक्शन के अंदर आपके आर्टिकल आता है, आपके पास में लेटर आता है, ठीक है। आर्टिकल में चॉइसेस आती है, लेटर के अंदर भी चॉइसेस आती हैं, ओके। अब ध्यान देना कि आर्टिकल लिखना कैसा है और लेटर लिखना कैसा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका फॉर्मेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके अंदर यूज किए गए वर्ड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उसके अंदर आर्टिकल के अंदर कुछ कोट लिख रहे हैं, उसे अंडरलाइन कर रहे हैं। बाकी टॉपिक्स जो हैं उन्हें आपको अच्छे से आता है और आप उसे कर लेंगे। लेकिन अगर आपको टॉपिक नहीं आता है तो मैम हम क्या करेंगे, देखो मैं पेपर लीक कर रही हूं तो मैं आपको बताऊंगी कि ये आना ही आना है, और जो पिछले क्लासेस में भी मैंने बताया है उनमें से एक ना एक तो फंसेगा ही फंसेगा, तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स तो कहीं से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप यहां आर्टिकल में देखिए 3 आपके पास में ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहला क्या, इंडिया की परफॉर्मेंस किसमें, पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर है। दूसरा ग्रोइंग डिप्रेशन इन द टीनेजर्स है, उसके कॉजेस और उसके जो है कर्सेस बताने हैं, एंड दी रोल ऑफ सिविक बॉडीज के बारे में बताना। अब देर आर सम स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जो कि यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, दे कम फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड। तो ये वाला जो टॉपिक है सिविक बॉडीज वाला, ये आर्ट वाले बच्चे जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि किस तरीके की सिविक बॉडीज होती हैं, फिर वो डिवाइडेड होती है, फिर किस तरीके से उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये उनको पता है। साइंस वाले स्टूडेंट्स ना मोर ओवर ये वाला पार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डिटेलिंग में आपको नहीं पता है उनके। अब आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप परफॉर्मेंस इन दी पैरा ओलंपिक गेम्स भी तब ही करना, टेलिंग यू, ये वाला क्वेश्चन भी अगर आता है तो आपको तब ही करना है व्हेन यू नो अबाउट द फैक्ट्स, व्हेन यू नो अबाउट लिटिल बिट कि ये पैरा ओलंपिक्स गेम्स हुए थे, उसके अंदर पैरा ओलंपिक्स गेम्स में कौन कौन से किसने कितने अवार्ड्स जीते हैं, सॉरी अवार्ड्स कह रही हूँ, कितने मेडल्स जीते हैं, गोल्ड मेडल कितने आए, अगर इफ यू नो तो आपको लिखना है। आपको ऐसे ही कुछ नहीं लिख देनी है चीजें, ध्यान से सोचिए। ये तीनों डिफिकल्ट है और ये बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बता रही हूं मैं। आपको जरूर से डाउरी सिस्टम आता है, आपको वहां दिखेगा, आपको वहां पर जो है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आएगा, वो वहां पर आपको दिखेगा फॉर श्योर। लेकिन दीज आर द थिंग्स जिसमें से आ सकता है, और ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाया है मैंने जो इसमें से हो सकता है। अब ग्रोइंग डिप्रेशन इन द टीनेजर्स, कॉजेस एंड कर्सेस, ये आप कर सकते हैं, राइट। दिस इज द पार्ट जो आप अपने मन से कर सकते हैं अटेंड। बट फिर से बता देती हूं, आर्टिकल वाले पार्ट में व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपके पास में फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे बात करनी है ना। आपको फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन या कुछ डेटा है तो उस पे बेस्ड बात करनी है, उसी से रिलेटेड आपको लाइंस बनानी है, उसी से रिलेटेड आपको आर्टिकल में लिखना है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कहते हैं हम आर्टिकल के अंदर हेडिंग डाले कि नहीं डाले। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज दी हेडिंग,
है ना। दिस इज द ऑलरेडी हेडिंग या टाइटल जिसे बोल सकते हैं जो गिवन है आपको। इसके अलावा आर्टिकल के अंदर कहीं पे भी आपको कोई भी हेडिंग नहीं डालनी, वो ऐसे के अंदर होता है। ऐसे में लिखते हैं इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन और जो जो जो, जो चीजें होती है। आर्टिकल में आप ऐसा नहीं लिखते हो, आर्टिकल में आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जाते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। ये आपको मैंने दिया है इंडिया की परफॉर्मेंस, किसकी, इंडियाज परफॉर्मेंस इन द पैरा ओलंपिक गेम्स। आपने बस इतना सा करना है। आर्टिकल में कभी डेट नहीं आती है तो डोंट राइट डेट हियर, आप इसमें डेट ना लिखें, बेटर रहेगा। आप इस तरीके से बस लिखिए। ओके, अब मैं आपको समझा रही हूं क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा सा माइंड जो है एक्टिव करने की जरूरत है कि अपार्ट फ्रॉम थिंग्स जो आपने किया है उसके अलावा क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, इंडिया हैज शोन रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द पैरा ओलंपिक गेम्स ओवर रीसेंट ईयर्स एंड मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द इंक्लूसिव स्पोर्ट्स। अब आपको यहां पर वर्ड्स देखिए, सिग्निफिकेंट वर्ड है, माइलस्टोन वर्ड है, इंक्लूसिव स्पोर्ट्स वर्ड्स है, रिमार्केबल प्रोग्रेस है, यानी हम यहां पे वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं, है ना। यहां पे कोई भी स्टार्टिंग में अगेन टेलिंग यू ये नहीं लिखेगा पैरा ओलंपिक गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री एंड इट हैज अ ह्यूज बिग रोल इन एवरीवन्स लाइफ। ये नहीं करना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। ओके, सो आपने जो ये वर्ड्स लिखे हैं, इन वर्ड्स के बेसिस पे आपका चेक यही होता है कि ये वोकैबुलरी कैसी लिखी है आपने, आपको क्या सीरीज में लिखना आ रहा है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में आप कितना बता सकते हैं। Now, the country's athletes have displayed great determination and skills, winning several medals and bringing pride to the nation. अब आपने पहले तो पैरालंपिक गेम्स के बारे में बता दिया, उसके बाद में एथलीट्स के ऊपर आ गए सेकेंड पॉइंट में कि एथलीट्स ने भी जो है एकदम बहुत ही ग्रेट डिटर्मिनेशन और स्किल्स दिखाए हैं और उन्होंने बहुत सारे मेडल्स और जो प्राइड लेकर के आए हैं नेशन के लिए। दिस इंप्रूवमेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज, इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। अब आपने थर्ड पॉइंट पे क्या कर दिया, थर्ड पॉइंट पे बता दिया कि ये सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत हेल्प किया है और इन सब की मदद से ही ये सारी चीजें हो पाई है और ये बहुत ज्यादा पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये जो एथलीट्स है ओवरकम फिजिकल चैलेंजेस। अब अच्छा सॉरी, पहले तो अगर आपको पैरा ओलंपिक वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो यू मस्ट नो दैट देयर आर सम गेम्स जो कि ओलंपिक गेम्स होती है, देयर आर सम गेम्स जो पैरा ओलंपिक होते हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स वो होते हैं जो दिव्यांगजन खेलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड, यू आर नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड डिसेबल। डिसेबल वर्ड लिखते ही तुम यहाँ पर नंबर कटवा करके आ जाओगे, क्योंकि पहले अपंग बोला जाता था, अब दिव्यांगजन बोला जाता है। पहले जो है वो डिसेबल्ड बोला जाता था, अब डिफरेंटली एबल्ड बोला जाता है। सो कीप इन माइंड दिस पार्ट दैट योर वोकैबुलरी वर्क्स लॉट और यहाँ पर वो सम नंबर लेकर के आएंगे। तो अब आपने बता दिया कि उनके फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, उनको वो ओवरकम करते हैं, इंस्पायर मिलियंस बाय देयर परफॉर्मेंसेस ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, और उनको देख करके मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो इंस्पायर होते हैं। और ये कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि पैरा ओलंपिक गेम्स की बात हो रही है तो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं यहाँ पे। Their success has also encouraged society to more accepting and support towards differently abled individuals. आ गया ये differently abled word आ चुका। Continued encouragement and investment in para sports will help India achieve even greater heights in future para Olympic गेम्स। अब यही किस तरीके से और कंटिन्यूटी होता रहा, इसी तरीके से आगे जो है एनकरेजमेंट मिलता रहा, इन्वेस्टमेंट मिलता रहा, फंडिंग मिलती रही पैरा ओलंपिक को या पैरा स्पोर्ट्स को, तो डेफिनेटली इंडिया इसके अंदर भी बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकता है। ओके, फ्यूचर इसका इसके अंदर है। नाउ आपने देखा यहाँ पर कहीं पे भी इलॉजिकल इरेशनल बातें नहीं की गई है, यहाँ पे कहीं पे भी एक पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं की गई है, यहाँ कहीं पे भी आपके पर्सनल व्यूज नहीं आए हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट कि इसमें फैक्ट्स की बात की है, इसमें नॉलेज गिवन, इसमें इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजों के बारे में बात की। नाउ जो यहाँ पे खेल खेला है मैंने वो तुम नहीं समझ पाए और मैं तुम्हें समझाती हूँ कि मैनी टाइम्स इस तरीके से जो ऐसे आप सोचते हो फैक्ट्स मुझे बताना पड़ेगा कि 10 मेडल्स जीते, 15 मेडल्स जीते, नहीं, उसको आपने बहुत अच्छे से बखूबी से खेल के दिखा दिया कि ओके सेवरल मेडल्स है ना, सेवरल मेडल्स वन। तो यहां पर आप इस तरीके से थोड़ा सा खेल सकते हैं। आप यहां पर ये भी खेल सकते हैं लाइंस में कि नॉट ओनली मेन बट वुमेन ऑल्सो हैड प्लेड वेरी वेल। तो आपने यहाँ पर मेन विमेन वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से बता दिया है। तो एज
इस तरीके से आप अच्छा रैंकिंग भी बता सकते हैं कि हमने ये वाली रैंकिंग अचीव किया है, बिकॉज यू आर नॉट टिपिकली टेलिंग अबाउट कि ये वाला ही मैं पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं या कर रहा हूं। वो यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी, अगेन टेलिंग यू वोकैबुलरी, एंड आप बिना बायस हुए अपनी कितनी नॉलेज के साथ में आंसर लिख सकते हैं उसके बारे में चेक किया जाता है। सो दिस इज द आर्टिकल, आपको जरूर से इसे करके जाना चाहिए। मूविंग अहेड विद द लेटर पार्ट, यहां पर अब आपका लेटर आता है, और लेटर देखिए वही है, सबसे पहले प्रिंसिपल को लिखना है अपने कॉलेज को, क्योंकि आपको कंप्लेंट, दैट मींस दिस इज अ कंप्लेंट लेटर। एक कंप्लेंट लेटर आता है और एक मैंने आपको बोला लेटर टू द एडिटर पक्का करके जाना है। लेटर टू द एडिटर पक्का बाय हार्ट करके जाना है, बिकॉज डेफिनेटली एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो यू हैव द चॉइसेस, आपके पास में चॉइस होती है, एक तो ये वाला आ गया कंप्लेंट वाला, और दूसरा आ गया लेटर टू द एडिटर। अच्छा, कंप्लेंट क्या करनी है प्रिंसिपल को, दैट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी वाला रिलेटेड आता ही आता है आपके एग्जाम में। बट इफ यू नो द लेटर टू द एडिटर, आप ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मेरे पास में दोनों है, बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप लेटर टू द एडिटर को करें, क्योंकि उसके अंदर देयर आर फिक्स्ड लाइंस जो कि मैंने आपको रटवाई हुई हैं, स्टार्टिंग लाइंस है, एंडिंग लाइंस है, फॉर्मेट है, एवरीथिंग। सो इट विल बी गुड फॉर यू कि आप बहुत अच्छे से उसे करें, ठीक है। उसके बाद में इजी लगता है तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। सो लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे कि स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर मैगजीन्स या जो भी बुक्स वगैरह हैं उसकी शॉर्टेज है। दूसरा आपको लेटर आता है, और दैट इज लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर, और ये कहता है अबाउट द सिचुएशंस एंड द प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लड। और ये मैंने हर बार आपको एवरी क्लास आई हैव टोल्ड यू, इन एवरी क्लास आई हैव टोल्ड यू कि ये जरूर से करके जाना, प्लीज प्लीज प्लीज। एंड दिस इज व्हाई, ये देखिए आपके इस बार भी आएगा, यू विल बी डेफिनेटली सेइंग मी, किसी के फ्लड नहीं आया तो हद मार के उसके जो है पावर कट के बारे में आ सकता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई के बारे में आ सकता है, लेकिन ये लेटर टू द एडिटर पक्का आएगा आएगा, दैट इज श्योरिटी। ओके, तो यहां पर चलते हैं, एंड आई होप दैट यू विल बी डेफिनेटली कमिंग बैक टू दिस क्लास एंड डेफिनेटली आंसरिंग मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैम ये क्वेश्चन आया था, मैम पूरे सारे क्वेश्चंस आपने लीक कर दिए थे, मैं वो वेट कर रही हूं, आई एम लिटरली वेटिंग फॉर द टाइम जहां पर तुम आकर के खट 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 मैसेज करोगे दैट मैम एज इट इज पेपर आया, ये सारे क्वेश्चंस आ गए, यू मेड इट ईजी फॉर अस, इंग्लिश इज नॉट टफ इनफ नाउ, जो भी सारा प्यार कमेंट्स है वो उसके लिए मैं वेट करूंगी इन दिस क्लास ओनली। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बताना जरूर कि आपका एग्जाम कैसे हुआ, बिकॉज अब मैं कैसे जानूंगी, ऐसे ही जानूंगी ना। तो चलिए फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं गाइज, एंड दिस इज द क्वेश्चन हियर, जहां पर हमें दिख रहा है हमें कौन सा करना है यहाँ पे, प्रिंसिपल वाला पार्ट। तो देखिए आपने प्रिंसिपल वाले पार्ट में क्या करा है, जनवरी 6, 2022। अब देखो दिस इज द ओल्ड फॉर्मेट, मैंने आपको पहले भी बताया, नाउ द न्यू फॉर्मेट इज 06, ठीक है, जनवरी ऐसे आपको लिखना है, एंड देन 2026। अब देखो देयर आर सम स्टूडेंट्स दोज विल बी कंफ्यूज्ड, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि मैम डेट हम एग्जाम वाली डालें, हाँ एग्जाम वाली डेट डाल देना, नॉट टू वरी एट ऑल, बैक डेट मत डालना, एग्जाम वाली डेट डाल देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपने यहां पर मोहन गुप्ता लिखा है, दैट इज द नेम ऑफ योर्स, लखनऊ एंड रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, बट ये आपका फॉर्मेट नहीं है, ये आपका फॉर्मेट ही नहीं है। नाउ आई एम टेलिंग यू द फॉर्मेट जो कि आपका है, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, देन आपके स्कूल का नाम, इफ स्कूल का नाम नहीं गिवन है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एंड देन जो भी आपकी स्कूल जहां भी है, जैसे कि आप जहां से भी है ना, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि बनारस से है तो बनारस है, जैसे आप लखनऊ से है तो लखनऊ है, जो भी है वो यहाँ पर आपने लिख दिया। देन आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट जो मैंने बताया है वही एज इट इज आपको उसको फॉलो करना है। तो फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा, then you will be writing subject, then you will be writing respected sir, क्या करेंगे, रिस्पेक्टेड सर। प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल नहीं करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल आपने ऑलरेडी यहां पर लिख दिया है, तो दैट्स व्हाई यू विल राइट हियर, आप यहां पर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे। कम टू द बॉडी पार्ट, यहां पे आपका बहुत ही बखूबी अच्छे से मैंने पूरा बताया है, इसे फॉलो करके लिखना है दैट माई नेम इज मोहन गुप्ता फ्रॉम क्लास दिस, राइटिंग टू इन्फॉर्म दैट वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन्स। अब देख लीजिए, देयर इज नथिंग न्यू, जो क्वेश्चन में दिया गया है सब कुछ हमने वही लिखा है, कुछ भी मन से नहीं लिखना था या कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं पे भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वाई सो,
ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ये पूरा दिया हुआ है, तो आपको लिखना इसके अंदर होता है। सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसको तो देख लो कि एज इट इज ही आएगा आपका। सो आपका नाम क्या है? मोहन गुप्ता है। अगर आपको नाम नहीं गिवन है तो भी आपको कुछ ना कुछ XYZ करके लिखना पड़ेगा। क्लास कौन सा है? ये है, और मैं ये राइट कर रहा हूं टू इन्फॉर्म, तो मैं ये क्यों लिख रहा हूं? वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग क्या? शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन्स। नाउ अब आप इसको बताओगे कि नाउ डेज एंड इन बिहाफ ऑफ द अदर students, I would like to bring it to your attention. It would be really great if there would be enough sports magazines so we can upgrade up our sport knowledge and would not need to wait for the other students to return the books we need before we get to use them. पूरा आपने बताया दैट व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसे कहा, तो ये डिटेलिंग वाला पार्ट है, और इस डिटेलिंग वाले पार्ट का आपको याद रखना है कि डिटेल्स अच्छे से देनी है। दैट व्हाई यू हैव लाइक क्या क्या दिक्कतें आपने सामना किया है, और इन दिक्कतों के बाद में आप इसका थर्ड पैराग्राफ के अंदर बताओगे दैट दीज आर द सजेशंस। आप उसे प्लीज जल्दी से जल्दी हमारे लिए अवेल करवाएं। स्पोर्ट्स मैगजीन से रिलेटेड आप यहाँ पर एक और लाइन भी ऐड कर सकते हैं दैट देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली करंट अफेयर्स के अंदर स्पोर्ट्स का सेक्शन आता है और वहां पे उनको हेल्पफुल होता है। देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि क्लास को या हमारी स्कूल को स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके जो आइडल्स है या उनके नॉलेज के लिए उनको ये सेक्शन की या ये बुक्स की जरूरत है। तो आपको थोड़ा डिटेलिंग बताना ही पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे आते हैं हम अब। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर। तो यहाँ पे आपने सजेशन में क्या दिया है, बस दे दिया वहां पर, और आपने एंडिंग कर दी यहाँ पर कि भाई आप कुछ अच्छा ही रिस्पॉन्स करेंगे, आप डेफिनेटली कुछ अच्छा ही करेंगे हमारे लिए। थैंक यू सो मच, योर सिंसियरली योर्स। ध्यान रखिएगा बच्चा, प्लीज डोंट डू अपॉस्ट्रोफे या सिर्फ योर या कुछ भी, योर्स मीन्स योर्स होता है। मोहन गुप्ता, क्लास 12th A, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। इन दिस वे आपको प्रॉपर फॉर्मेट जो मैंने बताया है उस फॉर्मेट को फॉलो करना है, एंड यू हैव टू राइट एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स, चाहे वो लेटर किसी को भी लिखना हो, चाहे वो लेटर किसी को भी लिखना है, आपको 3 पैराग्राफ्स में लिखना जरूरी है। ओके, बाकी देखिए मैं आज इसीलिए सारी चीज़ों में ऑलरेडी गैप लेकर के आई, बिकॉज जब नहीं होता है तो स्टूडेंट सेज कि मैम लाइन जो है वो छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है, ऐसे बिना लाइन छोड़नी नहीं। मैं इसीलिए आज लेकर के आई कि यस यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉप करना है, फिर लाइन ड्रॉप करना है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट लेटर वी आर टॉकिंग हियर अबाउट, जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेटर की, लेटर टू द एडिटर वाला पार्ट। अगेन अब कुछ बच्चों के पास में पुराना फॉर्मेट चल रहा है या नहीं चल रहा मुझे नहीं आइडिया, बट द अपडेटेड वर्जन जो है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको जो भी लेटर टू द एडिटर वाला पार्ट है, जो भी लेटर टू द एडिटर वाला पार्ट है, उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, राइटर्स एड्रेस लिखना होता है। किसका एड्रेस? राइटर्स एड्रेस लिखना होता है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर राइटर मतलब तुम लिखने वाले होगा, राइटर मतलब यू आर द राइटर, तुम लिखने वाले हो गए। अब तुम कहां से लिख रहे हो? एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हो, राइट। तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल ना लिखो तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा जो आपको एड्रेस लिखना होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो यू कैन राइट सिंपली, क्या लिख सकते हो, ABC नेहरू कॉलोनी, फिर जो भी आपका है, जैसे मैंने कह दिया कानपुर, माऊ, कानपुर, जो भी। तो ये किसका एड्रेस है? ये आपका एड्रेस है। फॉर्मेट पे जाना, फॉर्मेट जो फॉलो करेगा उसको नंबर मिलेगा। एवरीथिंग शुड बी रिटन एट द लेफ्ट मार्जिन, सारी चीजें आपको लेफ्ट मार्जिन में ही लिखनी है, उसके अलावा कहीं नहीं लिखेंगे बच्चा, इधर उधर जंप नहीं करवाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको स्कूल में या कहीं से भी ये कहा जा रहा है कि नहीं ना तुझे तो वही करना है जो पुरानी बुक्स में दिया है, या तुझे वही करना है जो स्कूल में बताया, नहीं बेटा, नंबर कटेगा। क्योंकि हर एग्जामिनर के पास में एक क्या आती है, आंसर कॉपी आती है, एक स्टैंडर्ड आंसर कॉपी आती है जिसमें प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ होता है, एंड दे फॉलो दैट, और वो उसे फॉलो करते हैं, उसी के बेसिस पे वो तुम्हें मार्क्स देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये कर दिया, देन यू विल बी ड्रॉपिंग अ लाइन हियर, आप एक यहाँ पर लाइन छोड़ेंगे, फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। डेट लेट्स अज्यूम कि तुम्हारा, क्योंकि आई थिंक 20th को एग्जाम है, मान लीजिए 20th
23 को है आई थिंक, या 20 को, आई डोंट रिमेम्बर। तो मैंने अभी आपका 20 फरवरी ऐसे लिख दिया, नंबर कटेगा, नंबर कटेगा। सो आपको फेब को डॉट करके नहीं करना है, आपको पूरा पूरा स्पेलिंग इसका लिखना है। एंड देन 2026, दोज हु आर डूइंग ये जो है सिर्फ 26 लिख के आ रहे हैं ऐसे करके, इनका भी नंबर कटेगा। सो प्लीज ये जो माइन्यूट डिटेल्स है जो ये मैं बात बता रही हूं, इसका ध्यान रखें, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन करता है, तो मान लीजिए 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, 10 मार्क्स दे करके जाने वाला क्वेश्चन है, और 10 में से 10 तुम ला सकते हो। अगर उसके बाद में भी 7 आता है तो सोचो ये 3 नंबर तुम्हारे कितने बड़ी तुम्हें पीछे लेकर के आ जाएंगे। तुम्हारे ये 3 नंबर जो कटेंगे, सोचो ये तो सिर्फ अकेले लेटर राइटिंग में कटे, फिर आपके आंसर्स में कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, उसमें कटते कटते तो क्या ही बच जाएगा फिर तुम्हारे पास में। दैट इज वाई बेटा बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। आप बिल्कुल घबराए नहीं, जितना पढ़ाया गया है, जितना मैंने पढ़ाया है, वो सारी चीजों को बस दिमाग में रखें। जो छोटी छोटी चीजें मैंने बताई हैं उन्हीं को फॉलो करना है। ओके, डेट हो गई आपकी यहां पर, फिर से आप यहां पर लीव अ लाइन वाला पार्ट करेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे यहां पर, टू द एडिटर। ओके, टू द एडिटर। अब न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया हुआ था यहां पर, लेट्स सी यहां पर न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ था क्या, एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर। डेली न्यूज़पेपर गिवन था तो आप डेली न्यूज़पेपर नहीं लिखेंगे। डेली न्यूज़पेपर का मतलब होता है दैनिक अखबार जो होता है, समाचार पत्र, उसे कहा जाता है। आपको नाम याद करवाया मैंने क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया। आप टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो लेट मी राइट इट हियर, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। अगेन क्योंकि ये कानपुर वाली बात है, आपने जो यहां पे लिखा है उसी का यहां पर लिखना है ना। आपने जो यहां लिखा है उसी का यहां पर लिखना है, क्योंकि आप जहां पे रहते हैं, जहां पे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसी के अखबार को बताएंगे ना, ठीक है ना, उसी के अखबार को बताएंगे। ऐसा नहीं है ना कि कानपुर में है आपका प्रॉब्लम, आप दिल्ली भेज रहे, दिल्ली के एडिटर को भेज रहे, उससे क्या मतलब होगा। आपके अखबार के थ्रू जाना चाहिए ना, तो अखबार उसी जगह का, उसी सिटी का होगा। तो आप यहां पर अगेन लिखेंगे कानपुर। क्या लिख दिया आपने, कानपुर लिख दिया। देन यू विल लीव अ लाइन अगेन हियर, और फिर आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो सारा दिया गया है वही आपको एज इट इज लिखना है। तो सब्जेक्ट आपको एज इट इज दिया गया है, उस क्वेश्चन को जो है देखिए क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, सिचुएशन एंड प्रॉब्लम आफ्टर फ्लड इन योर की जगह क्या कर देंगे, इन आवर टाउन या विलेज। तो पूरा नहीं लिखेंगे टाउन और विलेज, ऐसे ही तो गलती करते हैं। एग्जामिनर आपको फंसाता यहीं पे है कि वो टाउन और विलेज दोनों लिखेगा। अब बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा, बच्चा क्या करेगा, पूरा पूरा, क्योंकि मैम ने बताया है कि क्वेश्चन में दिया होता है सब्जेक्ट, तो पूरा पूरा लिख देगा। नहीं लिखना है, या तो आप टाउन लिखो या आप विलेज लिखो, ठीक है। अब जैसे कानपुर टाउन है तो टाउन लिखा जाएगा वहां पर, विलेज नहीं लिखा जाएगा। ध्यान रखना है, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं बेटा, जहां पे आपके नंबर्स कट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और आपने यहां पर इसका प्रोनाउन चेंज करना है, डेफिनेटली आपको इसका प्रोनाउन चेंज करना है। आ जाओ आगे। अब आपने सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद में जैसे यहां पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, प्रॉब्लम्स आफ्टर द फ्लड, एज इट इज छोटू सा बता दिया, प्रॉब्लम्स आफ्टर द फ्लड। तो आपको यहां पर समझ में आ गया कि ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद में आपने लिख दिया डियर सर और मैम। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं मैम रिस्पेक्टेड लिखना है, नहीं, डियर सर इज ऑल्सो ओके, डियर मैम इज ऑल्सो ओके, ठीक है। बट प्रिंसिपल वाले में आपको रिस्पेक्टेड लिखना पड़ेगा। रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, वहां रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे। ऑलरेडी आपने रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल का नाम पहले लिख रखा है। देन अब ये बहुत छोटू सा दिया है मैंने, छोटू सा इसलिए दिया है बिकॉज आई नो दैट दिस इज द पेपर लीक वाली क्लास, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने एंड टाइम पर लेटर राइटिंग को देखना है, और उनके लिए अगर मैं वो 3 पैराग्राफ्स वाला ले आती तो दे वुड हैव लाइक कि छोड़ो, इसे छोड़ ही दो, ये तो नहीं कर सकते हैं। नहीं बेटा, तुम इतना सा तो कर ही लो, फटाफट से कर लो इसको। तो इतना सा दोस्त जो कि मेरे से शुरुआत से जुड़े हुए हैं और उन्हें 3 पैराग्राफ वाला प्रॉपर पता है, वो उसी तरीके से लिखेंगे, थ्रू दी column of your esteemed newspaper I want to draw your attention towards, फिर टुवर्ड्स तो आपको पता ही, आपको जो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर उस प्रॉब्लम के बारे में, टुवर्ड्स द सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड इन आवर टाउन, ये लिखते हुए उसके बाद में आपको सेकेंड पैराग्राफ में लिख देना है दैट फ्लड की वजह से क्या क्या हुआ है। तो फ्लड की वजह से जो लोअर एरिया के अंदर, हालांकि मैंने यही फ्लड वाला
पुरानी क्लास में भी करवाया है। एंड इफ यू हैव सीन दैट क्लास, अगर आपने मेरी पुरानी वाली क्लास देखी है और उसमें याद कर रखा है तो कोई चिंता नहीं है, बट आएगा ये क्वेश्चन, ये मैं बता रही हूं आपको, ठीक है। तो फ्लड की वजह से लोअर एरियाज जो है वहां के लोगों के घर में पानी भर चुका है, ठीक है। फ्लड की वजह से लाइक अनहाइजीनिक कंडीशन हो चुकी है। फ्लड की वजह से वी हैव सीन कि देयर आर नो प्रॉपर सिवरेज सिस्टम, वो भी वहां पर खराब हो रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और मेंटेनेंस को बहुत ज्यादा सही करने की जरूरत है। ये सारी चीजें लिख के एट लास्ट में हमें क्या लिखना है कि आपके कॉलम के थ्रू हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सून एज पॉसिबल यहाँ की जो सिचुएशन है उसे अंडर कंट्रोल लेकर के आया जाए और फ्यूचर के लिए अवेयरनेस भी बढ़ाई जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिख के आनी है। ये जो पुराना मैंने बता रखा है उसी की बात कर रही हूं मैं। चलिए अब यहां पर क्या लिखा हमने, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग अटेंशन टू द सीरियस प्रॉब्लम्स इन आवर टाउन आफ्टर द रीसेंट फ्लड। मेनी हाउसेज आर डैमेज्ड एंड पीपल हैव लॉस्ट देयर belongings and roads are blocked and there is shortage of clean drinking water. Health issues are increasing due to stagnant water. We urgently need government help for relief and proper drainage. Your newspaper can help raise awareness about this situation. बहुत छोटू सा, बहुत काम का बता दिया है मैंने यहाँ पर। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं किया है तो एटलीस्ट ये कीजिएगा जरूर। स्टार्टिंग के अंदर आपने बता दिया, वही इंट्रोडक्टरी पार्ट। यहाँ के अंदर आपने डिटेल्स दे दी कि क्या क्या हुआ है, कि घरों के घर डैमेज हो चुके हैं, रोड्स ब्लॉक हो चुकी हैं, एवरीथिंग। एंड लास्ट में आपने बता दिया दैट आपके न्यूज़पेपर के थ्रू क्या हो चाहिए हमें, हेल्प। एंड हियर वी हैव मेड, यहां पर हमने क्या कर दिया है, हमने रिक्वेस्ट कर दी है। तो लास्ट में रिक्वेस्ट या सजेशन होता है तो वो हमने यहां पर पार्ट कर लिया है। थैंक यू, योर सिंसियरली। एंड देन इफ नेम इज गिवन देन ओनली आप नाम लिखेंगे। अगर नाम नहीं गिवन है आपको यहां पर तो आप क्या करेंगे, XYZ करेंगे, ABC करेंगे, PQR करेंगे, व्हाट्सोएवर वही आपको करना होगा। योर सिंसियरली है। आपको ये जो सारी चीजें है ना, आप प्लीज बच्चों उनको फॉलो करो। बच्चे कुछ कहते हैं कि मैम योर्स फेथफुली लिख दे, योर्स ट्रूली लिख दे, योर्स ओबीडियंटली लिख दे। बेटा जब मैं बता रही हूं उस चीज को फॉलो करो तो बेटर रहेगा, सारे मार्क्स सबके अच्छे से आएंगे। बट उसके बाद में भी आपको अगर लगता है तो देखिए फिर पेपर लीक करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, मेरी इतनी सुबह आकर के मेहनत करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, और भी किसी तरीके का कोई फायदा नहीं होगा जब रिजल्ट नहीं बनेगा। क्योंकि हर बच्चा यहां पर दौड़ किसकी दौड़ रहा है, रिजल्ट लाने की दौड़ रहा है। हर बच्चा यहां पर ये क्लास देख रहा है तो उसके
दिमाग में यही है कि मुझे जो आता है या मुझे जो नहीं आता है, उन दोनों चीजों को मुझे यहां पर क्लियर करना है और मुझे कहां से क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, उन बातों को ध्यान रखना है। सो बी प्रिपेयर्ड कि आप अकेले यहां एग्जाम नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। उन लाखों बच्चों के अंदर से बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम देकर के बाहर आते हैं, उनकी आंखों में आंसू देखे हैं मैंने, और वो यही कहते हैं कि मैम काश आपकी बात सुन लेते हैं हम, काश आपकी बात को फॉलो कर लेते हैं हम, मैम आपने ये बताया था लेकिन मेरी इग्नोरेंस, मेरी लेजीनेस की वजह से मैंने ये नहीं किया। और बहुत सारे बच्चों के चेहरे खिलखिलाते हंसी वाले आते हैं कि मैम जो आपने बताया वही आया और हम वही करके आए हैं और हमें पता है इतने मार्क्स तो लेकर के आएंगे। सो टीचर मैं ही हूं, एक ही हूं मैं वो टीचर, पर बच्चे अलग अलग, उनके जो फीलिंग्स है वो अलग अलग है, उनके जो रिजल्ट्स है वो अलग अलग है और उसके पीछे वजह मैंने आपको बता दी है। सो आज भी आपको अगर पूरे मार्क्स लाने का है तो आप बस इसे देख लीजिए, इसे फॉलो कर लीजिए, दैट्स इट। बस आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट आता है आपका ग्रामर का सेक्शन, जहां पे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा हमसे कह सकते हैं कि हमें डर लगता है, हमारा पसीना छूट जाता है, बट इसे भी आसान तरीके से करते हैं। देखिए फटाफट से इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है जिसके अंदर आपको वन वर्ड का पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सो कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, एक किंग जो है वो रूल करता है तो उसे क्या कहते हैं? एक किंग जब रूल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनार्ची कहते हैं, मोनार्ची कहा जाता है। जब एक किंग रूल करता है उसे क्या कहते हैं? मोनार्ची कहते हैं। डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहां पर क्या होता है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है बाय द होल पॉपुलेशन, यानी जनता के द्वारा, जनता के लिए वाला पार्ट होता है। फिर आता है मैट्रियार्ची। अब नाम से पता चल रहा है यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैट्री। और मैट्री और पेट्री मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, पेट्रियार्की होता है और मैट्रियार्की होता है। मैट्रियार्की का मतलब क्या हुआ? वुमेन से हुआ है, और पेट्रियार्की का मतलब किससे हो गया? मेल से होता है, मेन से होता है, राइट। तो पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, वैसे ही मातृ के लिए मैट्री होता है, पितृ के लिए पैट्री होता है। आगे आते हैं ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मतलब क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ पावर स्ट्रक्चर इन विच पावर रेस्ट विद स्मॉल एलाइट ग्रुप ऑफ पीपल। ओलिगार्ची का मतलब होता है कि जहां पे पावर्स के द्वारा, जैसे कि कुछ कुछ कंट्रीज होती हैं जहां पे पावरफुल पीपल ही उस कंट्री के अंदर गवर्नमेंट को रन करते हैं, और वो कुछ लोग ही होते हैं, एलाइट पीपल होते हैं, वो लोग होते हैं। अब जैसे कई बार आप सुनते हैं न्यूज के अंदर भी कि अडानी जो है वो कंट्री चला रहा है, या फिर हम कह सकते हैं अंबानी कंट्री चला रहा है, ऐसे सुनते हैं ना। तो दीज आर पावरफुल पीपल जो कंट्री चलाते हैं। एक बात बता रही हूं मैं, हालांकि हमारे यहां पर वो नहीं है, वो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दिया है ओलिगार्ची का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ इज एन। अब अबंडन का मतलब क्या हुआ? अबंडन का मतलब त्यागना होता है। अबंडन करने का मतलब क्या होता है? जगह को छोड़ देना, त्यागना होता है। रिलीजियस मतलब धार्मिक, और फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास होता है। तो जो अपने धार्मिक विश्वास को त्याग दे, जो अपने धार्मिक विश्वास को त्याग दे, उसे क्या कहेंगे? तो देखो यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट वर्ड तो आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, अपॉर्चुनिटी से बना हुआ ऑप्टिमिस्ट वर्ड है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो आशावादी होते हैं, जो क्या होते हैं? आशावादी होते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी होता है। तो ये तो कहीं से भी आपका आंसर नहीं बनेगा। इनफिडल भी नहीं होगा। अथिस्ट का मतलब क्या होता है? अथिस्ट का मतलब होता है कि जो आस्तिक नहीं है, नास्तिक है ना। अथिस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक होता है। अथिस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक होता है। अब देखो आपका आंसर यहां पर क्या है? अपोस्टेट है। अपोस्टेट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या कर देता है, अपने जो भी रिलीजियस बिलीफ है या पॉलिटिकल बिलीफ है उन्हें रिनाउंस कर देता है। ठीक है। अथिस्ट का मैंने आपको बता दिया, जो पर्सन मानता है कि नहीं, गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, भगवान कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन आता है आपके पास में इनफिडल। इनफिडल का मतलब हु डज नॉट बिलीव इन अ पर्टिकुलर रिलीजन और हु इज नॉन बिलीवर ऑफन यूज्ड बाय दोज विद स्ट्रॉन्ग फेथ। इनफिडल का मतलब होता है कि वो पर्सन जो बिलीव ही नहीं करते हैं कि कोई पर्टिकुलर कोई रिलीजन है, मतलब एक धर्म को नहीं मानने वाले, है ना, एक धर्म को मानने नहीं वाले, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनफिडल कहते हैं। या हु इज अ नॉन बिलीवर, या जो किसी चीज में विश्वास ना करे। ठीक है।
अथिस्ट और जो इनफिडल है उनमें डिफरेंस है। अथिस्ट जो कि गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं, जबकि ये जो है वो किसी चीज में विश्वास नहीं करते, किसी चीज में विश्वास नहीं करते। एंड देन ऑप्टिमिस्ट का मैंने आपको बता ही दिया है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? समवन हु टेंड्स टू बी होपफुल, कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, आशावादी होना, जो हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ले, अच्छी चीजों के बारे में, ब्राइटर साइड को देखे। ये आता है ऑप्टिमिस्ट वाले में, हमेशा आता है। क्या आता है? हु सीज द ब्राइटर साइड। कौन देखता है ब्राइटर साइड को? तो वो होता है ऑप्टिमिस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से होंगे ये क्वेश्चंस। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। आगे आपके पास में अभी हमने क्या है, वो क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट होता है। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? निराशावादी। निराशावादी। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं आज जब ये एग्जाम देने जाने की सोच रहे हैं जिस तरीके से, तो बहुत सारे बच्चों की तैयारी अच्छी है, तो दे आर लुकिंग लाइक, वो कैसे देख रहे हैं? वो ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देख रहे हैं कि सब बढ़िया ही बढ़िया होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो कि तैयारी नहीं किए हैं और अभी वो क्या हो गए? पेसिमिस्ट हो गए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है। तो यहीं पे आपके पास में ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट दोनों चीजें हैं, है ना। आपके घर वाले हमेशा आपको कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, जा एग्जाम दे, अच्छा ही होगा, कुछ तो बढ़िया ही करके आएगा। तो दैट मीन्स दे आर सीइंग द पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड देखने वाला, ब्राइटर साइड देखने वाला, वो क्या कहलाता है? ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आता है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता है। जिसे सही नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? इनकॉरिगेबल कहा जाता है। देखो, इनकरेक्टेबल, इनकरेक्टेबल, इनकरेक्टेड, ये सारे वर्ड से तुम्हें कंफ्यूज करने वाला बात है। और मैं फिर कह रही हूं कि यही जो पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं, यही सारी चीजों को ध्यान रखना है कि आपने आज तक सुना है कि करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट, लेकिन यहां पर नॉट बी करेक्टेड का मतलब है इनकॉरिगेबल। और यहां याद रखना, इनकॉरिगेबल का आंसर आपको क्लास 10th के अंदर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के अंदर आया था। देयर वाज अ सेकंड एसे, जिस सेकंड एसे के अंदर उसका टाइटल क्या दिया था? मिस्टर केसिंग ने टाइटल क्या दिया था? नहीं याद है। An incorrigible chatter box, an incorrigible chatter box, यानी जिसे सही ना किया जा सके वो, तो जो सही ना किया जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके, उसे कहा जाता है इनकॉरिगेबल। नेक्स्ट आता है डिसलाइक ऑफ और अवर्जन टू मैरिज। अवर्जन मतलब क्या हुआ? जो पसंद ना करे, है ना। डिसलाइक करना, अवर्जन करना, ना पसंद करना, उसे कहा जाता है। डिसलाइक करना, अवर्जन करना, नापसंद करना, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मोनोगैमी। नहीं, मोनो मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, उसे क्या कहते हैं? एक। मिसोगैमी इज द करेक्ट आंसर। मिसोगैमी का मतलब है कि कुछ यहाँ पर अभी बच्चे हैं जिन्हें शादी का लड्डू नहीं खाना है, जो सोच के बैठे कि नहीं शादी नहीं करनी है, हमने देख लिया आसपास में, इतना घर में देख लिया, बड़े भाई बहनों को देख लिया, अरे भाई शादी का लड्डू सही नहीं है, हमें शादी का लड्डू नहीं खाना। तो दोज हु अवॉइड या फिर जो डिसलाइक करते हैं, मिसोगैमी है। लेकिन किसी किसी को लड्डू खाना है ना, वो कह रहा नहीं, करके तो देखनी है, तो वो क्या हो गया? मोनोगैमी वाला पार्ट हो गया। कोई कोई कहता है मुझे एक बार नहीं खाना है, मेरे को तो बहुत बार लड्डू खाने है ना, तो वो क्या हो गया? पॉली। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है बहुत या ज्यादा। और बाय का मतलब क्या होता है? दो। बाय का मतलब क्या होता है? दो। यानी कि कुछ कुछ ऐसे रिलीजन होते हैं जहां पर दो शादी अलाउड होती है, दो शादी अलाउड होती है, तो वो बायगैमी के अंदर आ गया पर्सन। वो पर्सन जो कि दो शादी करे, दो लोगों के साथ शादी करे, वो बायगैमी हो गया। मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, जो समझाया वही सेम है। Now, change any of the following into indirect speech. ये आपके indirect speech के questions आएंगे and for sure ऐसे ही level के questions आएंगे। तो लीजिए, मैं आपके लिए बहुत ही आसानी से फटाफट झटाझट इसके आंसर्स कर देती हूँ। देखो, the girl said to her mother, my plate is empty। तो हम यहाँ पे कर देंगे the girl told her mother that her plate was empty। होपफुली आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया है, आपने इंस्टेंटली मेरे साथ साथ में आंसर दिया है और बहुत सही से आंसर दिया है। देखो क्या क्या चेंज करना है, सेट टू को हमें किस में करना है? टोल्ड में करना है, ठीक है। अब ये लड़की ने बोला है किसके लिए? मेरी प्लेट में। उस लड़की ने बोला मेरी प्लेट में, यानी किसकी प्लेट में? उस लड़की की प्लेट में। दैट इज वाई यहाँ पे द गर्ल को हमने क्या कर दिया? यहाँ पर दैट हर प्लेट करा। और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह कनेक्टर दैट लगा, बिकॉज ये एक असर्टिव सेंटेंस है, इसमें कुछ भी आपके
चेंजेस नहीं होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस में दैट ही लगता है। इसका हमने वर्स में चेंज किया है, क्यों? क्योंकि यहां पर सेड टू था और सेड टू किसके अंदर है? सेड टू आपके पास्ट टेंस के अंदर है, और जब पास्ट टेंस होता है तो हम क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। तो यहां सिंपल प्रेजेंट था, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। होपफुली यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इजी क्वेश्चन इट इज। दिक्कत तो यहां पर आएगी, हालांकि आपको चूज एनी वन वाला ही करना है, बट फिर भी दिक्कत आएगी तो सेकंड वाले में आएगी, जिसे बहुत ही आसानी से सारे बच्चे जो है देख के सोचेंगे अरे इट इज वेरी इजी मैम, वेरी इजी, ये तो बहुत ही इजी है, और यहीं पे नंबर कटवा करके आएंगे। सो क्वेश्चन क्या कहता है? ही सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली, एंड यहां पे आंसर आता है ही सेज दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली गलत आंसर दिया होगा, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि यहां पे जल्दबाजी को ही तो वो परख रहे हैं। एग्जामिनर देखता तो यही है कि कितना काम माइंडसेट के साथ में ये बच्चा आंसर दे रहा है, और इसीलिए ऐसे इजीएस्ट टू इजीएस्ट क्वेश्चन देते हैं जिसमें बच्चे बाहर आकर के रोते हैं कि मैम इतना ईजी था फिर भी गलत करके आ गए। देखो सेज लिखा है, और सेज में आपको क्या पता है? इफ बाहर फ्यूचर या प्रेजेंट है, इफ आपके सेज है या विल से है, तो आप अंदर टेंस नहीं बदलेंगे बट प्रोनाउन तो बदलेंगे ना। तो ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। अब उसने कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली, यानी उसने कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो वो जा रहा है ना दिल्ली, तो ही के लिए हमें यहां पे ही लगाना होगा। अब ही के बाद में इज लगता है प्रेजेंट टेंस में, ही के बाद में इज लगता है प्रेजेंट टेंस में, तो ही इज गोइंग टू दिल्ली। इजी है, दोनों बहुत इजी है, लेकिन एग्जामिनर के माइंडसेट से देखो तो आप इसे हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, बहुत ही क्विक आंसर्स देने में, इसी में गलती करोगे। जो बड़े लॉन्ग देते हैं ना, जो बड़े देते हैं, लॉन्ग देखते हैं, डिफिकल्ट देते हैं, उसमें बच्चा आराम से टाइम देख करके, नहीं हर एक चीज को क्रॉस चेक करके फिर लिखता है। लेकिन जहां इजी देते हैं ना, वहां पे वो सड़सड़ासट करके गलत कर देता है। वो नहीं करना है, हमें बहुत सही से करना है। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आपको ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको सिंपल सेंटेंसेस, ये मतलब कोई भी एक कर सकते हैं आप, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आपको इसे चेंज करना है। नाउ वेट, I have to tell you something because I know that it is very difficult for everybody. I totally understand that कि मैम हमसे जो है नहीं होते हैं सिंथेसिस के क्वेश्चंस, सिंथेसिस जो है हमारे लिए डिफिकल्ट है, बट मैंने हमेशा आपको कहा है एंड स्टिल आई एम टेलिंग यू दैट एनीवेयर आपको एक क्वेश्चन तो आसान मिलेगा। आपका सिंथेसिस का कोई भी, ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक क्वेश्चन तो बहुत ईजी मिलेगा, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं द एग्जामिनेशन विल बिगिन नेक्स्ट वीक। इट विल बी हेल्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, सिंपल में करना है। देन द ट्रेन रन डाउन द लाइन, द ट्रेन अटेंड ग्रेट स्पीड। ये भी आपको सिंपल सेंटेंस में करना है, और सिंपल सेंटेंस वाले आसान होते हैं। सिंपल सेंटेंस वाले में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, वो इजी टू डू होते हैं और आप इन्हें कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैम आई एम कंफ्यूज, मुझे नहीं आ रहा है, तो आई वुड सजेस्ट यू तो भी आप करके आओ, छोड़ करके नहीं आना है आपको, ये क्वेश्चन ड्रॉप करके नहीं आना है। समवेयर जिस तरीके का सेंटेंस आपसे बन रहा है आप वो वाला सेंटेंस, बट कीपिंग इन माइंड कि ये सिंपल का सिंपल में ही बने, है ना। ऐसा नहीं कि सिंपल की जगह तुम वहां कंपाउंड बना करके आ रहे हो या तुम वहां पे कॉम्प्लेक्स बना करके आ रहे हो। ट्राई टू जस्ट लाइक अपने दिमाग को पुश करो और कहो कि हाँ जो मैम ने पढ़ाया उसको याद कर, यू विल बी डूइंग इट, मुझे पता है तुम कर लोगे उसे। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, यू हैव टू राइट देयर समथिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्म करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं हम, नेगेटिव भी बना सकते हैं, पैसिव भी बना सकते हैं। पैसिव में डिड ही नॉट टेल यू है, डिड ही नॉट टेल यू है, तो अब मैं बता देती हूँ क्योंकि बच्चे कहेंगे कैसे हुआ वैसे हुआ। तो देखो बेटा, जब आपके इंटरोगेटिव टाइप का क्वेश्चन आता है, ही है ना, अब ये जो सिंपल बनाती हूं तो सिंपल क्या बन जाएगा आपका? सिंपल बनेगा ही डिड नॉट टेल यू।
ये बना। इसको मैं अगर नेगेटिव से हटा देती हूँ या मैं ये वाला पार्ट हटा देती हूँ तो हमारे पास में ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास में वर्ब है और ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को मेरे को क्या करना होता है, आगे लाना होता है। तो मैं ऑब्जेक्ट को आगे लाऊंगी तो ये यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब लगाते हैं, बाय लगाते हैं और ही का हिम में चेंज करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इजी टू डू है, इजीली समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर आपके पास में वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लिखी है मैंने, बाय लिखा है, हिम लिखा। अब दिमाग में आ रहा है मैम हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो डिड है उसकी जगह हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, वर वाला पार्ट। तो वर यू और नॉट नहीं लगाया तो नॉट हमेशा थर्ड पार्ट पे आता है, तो थर्ड आपके यहाँ पर हो गया, वर यू नॉट टोल्ड बाय him, were you not told by him। इजी है, जब आपसे डायरेक्ट ऐसे ना बने जैसे मैंने बनाया वैसे ना बने तो आप इसको क्या करो, सिंपल सेंटेंस में चेंज करो। सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के बाद में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को निकाल के एज इट इज सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे, वर्ब को हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कर दो एंड देन दैट्स इट। उसकी जगह पे आपने बस हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, बाकी रेस्ट विल रिमेन द सेम। आपको हेल्पिंग वर्ब को जस्ट आगे लाना है और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है ना, क्वेश्चन मार्क जरूर से लगाना, दोनों में ही क्वेश्चन मार्क जरूर से लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन मार्क के नंबर कट जाएंगे, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। नाउ वीना इज मोर इंटेलिजेंट देन किरण, और आपको क्या बनाना है, इसका नेगेटिव बनाना है। अब ये सेंटेंस कौन सा है बच्चा, दिस इज कंपैरेटिव सेंटेंस। ये आपका कैसा सेंटेंस है, कंपैरेटिव सेंटेंस है। कंपैरिजन किसका हो रहा है, वीना, कि वीना ज्यादा इंटेलिजेंट है। किससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, किरण से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो आप क्या लिखोगे, वीना is not less intelligent than Kiran। बहुत ही आसान तरीके से हमने ये किया है। देखो आपको क्या दिखा यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर नेगेटिव बना, ठीक है, और नेगेटिव बनाते वक्त हमने हमेशा याद किया है कि डबल अपोजिट करना होता है। एक तो आपको नॉट लगाना है और एक आपको जो वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड को आपको क्या करना है, अपोजिट करना है। याद है ना कि एक तो नॉट लगा दो, नॉट के साथ में अपोजिट लगा दो, तो हमने यही तो किया। नेगेटिव बनाना था इसलिए नॉट लगा दिया और इस मोर का हमने लेस कर दिया, मोर का हमने लेस कर दिया, क्योंकि इंटेलिजेंट का तो हम यहाँ पर वो नहीं कर सकते, डम है ना, इंटेलिजेंट का डम नहीं कर सकते हम, यहाँ पर मीनिंग ही चेंज हो जाएगा आपका यहाँ पर। सो मीनिंग को चेंज नहीं करना है। कमिंग टू द पॉइंट, बच्चों तुम जब ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस देखते हो, व्हाट द सिली मिस्टेक्स जो मैं देखती हूँ, जब मैं आंसर्स को देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि तुम मीनिंग चेंज करते हो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है मीनिंग चेंज नहीं होता है, मीनिंग सेम ही आना चाहिए। अब देखिए, चेक कीजिए, वीना इज मोर इंटेलिजेंट देन किरण, यानी कि वीना जो है ज्यादा इंटेलिजेंट है किससे, किरण से। वीना इज नॉट लेस इंटेलिजेंट देन किरण, यहां पे क्या बता दिया कि वीना किरण से कम इंटेलिजेंट नहीं है। आ गई बात समझ में। तो ये आपने नेगेटिव पार्ट किया, कैसे, नॉट के साथ अपोजिट लगा करके। एंड इन द सेम वे हम आगे भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है अब आपके पास में करेक्ट करने को आता है। डेफिनेटली आपके पास में एरर पार्ट वाला या करेक्शन वाला पार्ट आता है। तो करेक्ट एनी ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्ट करने को आता है, ठीक है। मधु इज अ प्राउडी गर्ल। अब प्राउडी वर्ड हम बोलते हैं बट देयर इज नो वर्ड लाइक प्राउडी। मधु इज अ प्राउड गर्ल, हमने बोला, बोलचाल में इतना आ चुका है कि अब हमें प्राउड गर्ल बोलने वाला गलत लग रहा है। यानी जो सही बोल रहा है हम उसे कहेंगे अरे तू गलत बोल रहा है, प्राउडी होता है। प्राउड क्या होता है, नो, प्राउडी वर्ड ही नहीं होता है। मधु इज अ प्राउड गर्ल। गर्ल जो है वो नाउन है और नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव हुआ ना। देन ही डाइड फ्रॉम कैंसर, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद करवाया है मैंने, हर बार बताया। डाइड ऑफ होता है, डाइड ऑफ, क्योंकि जब यहाँ पर डिजीज का नेम आ रहा है तो आप डाइड ऑफ करेंगे। सो यू जस्ट नॉट लाइक डू वन, यू कैन डू बोथ, बट करके नहीं आना है, ठीक है। वहां पे एक्स्ट्रा मार्क्स के चक्कर में कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो मैं क्या करता हूं कि मैं ना एक ही के दोनों कर लेता हूं, क्या पता चलेगा। अच्छा, कुछ खुराफाती ऐसे भी होते हैं, कुछ खुराफाती ऐसे होते कि जैसे कि
मान लीजिए आपके अभी लिटरेचर में आएंगे तो 5 क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब लिटरेचर में 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 में से आपको करने हैं 3, ठीक है, 3 करने हैं। अब उसे 3 में जो है, उसे 3 में भी नहीं हो पा रहा, उसे 3 में भी नहीं हो पा रहा, तो वो क्या करता है, पहला क्वेश्चन करता है, दूसरा क्वेश्चन करता है, फिर वापस पहले का ही आंसर थर्ड में लिख देता है, सेम आंसर थर्ड में वापस रिपीट। अरे टीचर को क्या पता चलेगा, टीचर तो टीचर है, ऐसा सोचता है। और बहुत सारे सोचते हैं कि क्या ही पता चलेगा, टीचर इतना थोड़ी देखते, इतना थोड़ी चेक करते हैं। टीचर ना चेक करेगा तो कौन करेगा? टीचर के ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है, कॉपी रीचेक हो गई तो पता चलेगा कि टीचर ने फर्जी नंबर दे दिया। तो टीचर की जॉब ना लाखों की है, लाखों की, वो ऐसी गलतियां नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज आप अपने जो है बाकी नंबर्स कटवा दोगे, पता चला कि टीचर ने गुस्से में फर्स्ट वाला भी काट दिया, लास्ट वाला भी काट दिया, फिर मिला एक ही क्वेश्चन का आंसर, जबकि आते तो तुम्हें जो है मिला एक ही का नंबर, आते तुम्हें 2 थे। ये नहीं करनी है हरकतें, प्लीज, ओके। एक ही के दोनों आते हैं मैम, और जैसे कि ये है करेक्ट वाले में दोनों आते हैं और ट्रांसफॉर्म वाले में मुझे एक भी नहीं आता है, तो मैंने तो मैम करेक्ट वाले दोनों कर दिए, नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। चलिए, अब आता है आपके पास में यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। ये आपके एग्जाम में आता है। सो लेट मी टेल यू, देखो ये फ्लोर जो है और ये फ्लोर, ये फ्लावर जो है इसका मतलब होता है आटा, और ये फ्लोर का मतलब होता है आंगन। ये पीस का मतलब है शांति, ये पीस का मतलब है टुकड़े। अब तुम्हें इंग्लिश में लिखना है वहां पर, और इंग्लिश में तुम्हें सेंटेंस बनाना है और कुछ नहीं, आपको वहां पे इंग्लिश में सेंटेंस बना करके आना है। बिकॉज रिटन क्या है, यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। अच्छा, अब कुछ कुछ क्या करेंगे बेटा, कुछ कुछ ना बहुत ही चालाक होते हैं, सेम सेंटेंस बना देंगे, है ना, सेम सेंटेंस बना देंगे, उसमें क्या करेंगे, इसको हटा के इसको लिख देंगे। नहीं, फिर से चालाकी दिखाने का टाइम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये चालाकी दिखाओगे तो नंबर कट हो जाएंगे। बहुत चालाकी से ना ऐसे ऐसे कुछ तो ऐसे ऐसे सोचते हैं कि दोनों में वही, आपका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, है ना, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सो पीस के बारे में आपको बताना है तो आप वहां हिंदी में नहीं लिख के आएंगे, ये मैंने आपके दिमाग में क्लैरिटी लाने के लिए लिखा है कि हाँ तुम्हें समझ में आए। यू विल यूज इट, आप इसका मीनिंग लिखेंगे कि फ्लोर, फ्लोर क्या होता है, तो इट इज लाइक, सॉरी, फ्लावर, तो इट इज लाइक अ व्हीट फ्लावर, ठीक है, दैट मीन्स पाउडरी फॉर्म, ओके, पाउडरी फॉर्म ऑफ व्हीट। नाउ अब आप इसको जो है लिखोगे एग्जाम्पल में, तो मीनिंग लिख के एग्जाम्पल में लिखोगे। एग्जाम्पल में यू कैन राइट इट दैट wheat flour, like you can write it कि जो मैदा फ्लावर है ना, मैदा वाला जो फ्लावर होता है दैट इज रिफाइंड फ्लावर, ऐसा कुछ करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ दिस परसेंटेज, और ऐसा ऐसा करके जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वैसा। एंड फ्लोर यानी आंगन होता है, तो आप वहां आंगन नहीं लिखेंगे, आप वहां पर क्या लिखेंगे, फ्लोर मीनिंग, है ना, या फ्लोर में आप जैसे वो भी आंगन तो लिखते ही, साथ ही साथ में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, अगर ऐसा समझा रहे तो वट एवर योर आंसर इज, मेक इट क्लियर बाय राइटिंग इट क्लियरली, ओके। अच्छे से लिख के आना है, इसको अच्छे से आंसर देना है। अब आगे क्या आता है, ट्रांसलेशन वाला आता है। ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, एनी टाइप ऑफ ट्रांसलेशन यू कैन गेट इट। मैं पढ़ के बता देती हूँ। जीवन में शांति लानी है तो 3 प्रकार के विष से हमें मुक्त होना पड़ेगा। 3 विष क्या है, हमारे जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां विष है, ये जीवन में आएंगी ही, मुक्त भाव से इन्हें स्वीकार करना है। अब आता है हमारा मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। अब हमारा मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आता है लिटरेचर पार्ट। बहुत ज़्यादा नंबर्स का, और जितने नंबर्स हम चाह सकते हैं उतने ला सकते हैं, लेकिन हम मेहनत नहीं करते हैं। हम कट टू कट करके, ऐसे कट शॉर्ट करके ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छे से लिखो आंसर्स को, जिस तरीके से मैंने क्लासेस में समझाया उस तरीके से प्रेजेंट करो। आंसर्स में वोकैबुलरी अच्छी लिखो, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, नीट एंड क्लीन लिखो। एवरीथिंग जो चीज़ें मैंने आपको आज से आज तक बताई है उस तरीके से आंसर्स लिखोगे तो आपको इसमें भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेट्स सी क्वेश्चंस क्या क्या है। तो सेक्शन डी है आपका यहाँ पर, और सेक्शन डी में लिटरेचर पार्ट है, जिसमें कहा है व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। तो पहली बात है आपके, मैंने आपको बताया भी है कि एम हैमल वाला चैप्टर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो एम हैमल क्या कहते हैं
पहले सबसे पहले क्या कहते हैं क्लास के अंदर, उस दिन दैट वॉज अ फेटफुल डे, उस दिन क्या कहते हैं अबाउट द लास्ट लेसन, क्या कहते हैं लास्ट लेसन कि दिस इज द लास्ट लेसन। अब हमें एक वर्ड में आता है कि दिस इज द लास्ट लेसन, है ना, उनका आज लास्ट लेसन है बिकॉज देर आर सम ऑर्डर्स, एंड ऑर्डर कहाँ से आए हैं, बर्लिन से आए हैं। ऑर्डर में क्या बोला है, एल्सेस एंड लोरेन के अंदर अब क्या नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, इंस्टेड कल से उनको क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। सो दिस इज द होल आंसर एंड एवरीबडी इज गोइंग टू राइट दिस ओनली। आप लिखो, चाहे एवरेज बच्चा लिख रहा है, चाहे टॉपर बच्चा लिख रहा है, ऐसे ही लिखेगा, बट लिखने में डिफरेंस होता है, वर्ड के चॉइस ऑफ वर्ड्स में डिफरेंस होता है, अंडरलाइन करा है आपने, उसको प्रेजेंटेबल बनाया, आपकी राइटिंग अच्छी है, ये सब चीजें भी मैटर करती। नेक्स्ट क्या है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, गांधी जी क्यों चाइड करते लॉयर्स को, बिकॉज दे वर टेकिंग बिग अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दी पुअर पेजेंट्स, जो पुअर शेयर क्रॉपर्स हैं उनसे बहुत बड़ी फीस वसूल रहे थे, सो दैट्स व्हाई ही चाइडेड। अब आपके पास में आंसर लिखने का यहां पर ये रहा आपका आंसर, सो यू मस्ट सी इट क्लियरली। Now, M. Hamel first spoke about the importance of the French language and expressed his regret for not teaching it more seriously, highlighting that it was their last lesson in French. Okay, अब ये तुम लिखने वाले हो, ये तुम लिखने वाले हो। Now tell me, कितने वर्ड्स में लिखना है? 40 वर्ड्स में लिखना है। कितने वर्ड्स में लिखना है? 40 वर्ड्स में लिखना है। ये अगर तुमने लिखा तो तुम्हें एक भी नहीं नंबर दूंगी मैं, क्रॉस, ये मैं क्रॉस लिखूंगी। आपको क्या लिखना है अब मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं जानबूझ के ऐसा लाई हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें रहें। क्वेश्चन कौन से आने वाला है, पेपर लीक कर दिया, पेपर लीक करने के बाद में भी तुम्हारे आंसर्स से तुम्हें नंबर नहीं मिले तब क्या मतलब। तो पेपर लीक करने के साथ में नेक्स्ट स्टेप भी है मेरे पास में तुम्हारे लिए। आप सबसे पहले बताओगे एम हैमल के बारे में, दैट एम हैमल कौन थे, फ्रेंच टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे। आपने पहला लिखा, ये फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे, ठीक है, पहला आपने लिखा। और फिर दूसरा आपने लिखा कि आपने दूसरा क्या लिखा, इट वॉज अ फेटफुल डे वाली लाइन लिखी, इट वॉज अ फेटफुल डे, क्योंकि उस दिन क्या हुआ, देयर वॉज ऑर्डर्स, और वो वाला ऑर्डर के बारे में आपने बताया। ऑर्डर कहां से आया, ऑर्डर बर्लिन से आया, और बर्लिन से ऑर्डर आया तो वो मैंने आपको पूरा जो बताया वो सारी चीजें लिखेंगे। एंड लास्ट में आप ये वाला पार्ट लिख सकते हैं दैट उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई ऑफ द मोस्ट लवलीएस्ट, मोस्ट क्लियरेस्ट, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। स्टार्टिंग एंड एंडिंग मीन्स अ लॉट टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, चाइल्ड करने वाला क्वेश्चन था। अब ये मैंने प्रॉपर लिख रखा है, ये मैंने प्रॉपर लिख रहा है ताकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा सकूं कि तुम ना कट टू शॉर्ट चलते हो, और ये कट टू शॉर्ट में लिख के आया, तुम्हें लगा अच्छा है मैम 40 वर्ड है, मुझे बताओ 40 में मैं एक बात बताती हूँ, 1 2 3 4 5 अराउंड 5-6 वर्ड है इसके अंदर, है ना। तुमने लिखा भी है, तुमने लिखा भी है, फिर भी नंबर नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा ये समझ में आ गया ना अब आपको। अब यहां गांधी जी वाला आंसर अप टू डेट है, प्रॉपर है, जैसे लिखना है वैसा है। देखो ध्यान से, गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर, क्या मुजफ्फरपुर दिया हुआ था वहां पर, नहीं, बट यू हैव टोल्ड इन इट बिकॉज आपको क्लैरिटी है, आपको पता है, तो आपने ये मुजफ्फरपुर लिख करके आपने यहीं पे एग्जामिनर का जो अटेंशन है वो ले लिया, यहीं पे अटेंशन जो ग्रैब कर लिया, क्योंकि यहां से पता चल गया कि इसको डिटेल में पता है। Because they were charging high fees from the poor sharecroppers for legal cases. अब आपको यही तो आंसर मैंने बताया, सेम आंसर मैंने अभी आपको यही बताया, that you have to write it, आपको ये लिखना है। Now, he believed that going to court did not help the peasants as they were too oppressed and scared. ये वाला पार्ट पूछा नहीं है बट हमने बताया है बिकॉज हमें नंबर लाना है। तो यहां पे हमारा आंसर एक तरीके से खत्म हो गया, बट स्टिल यू हैव टू एक्सटेंड द आंसर, क्योंकि ये 40 वर्ड्स में पूछा गया है। फर्स्ट थिंग आता है ये, सेकेंडली 40 वर्ड्स में लिखने पे पूरे मार्क्स भी मिल जाते हैं। इट डजंट मीन कि आप 40 है तो आप 20 में ही खत्म करके आओगे, लगभग 40 है तो 35 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं। ओके, नाउ अगेन आगे देखिए, गांधी जी फेल्ट दैट ट्रू रिलीफ फ्रॉम द फार्मर्स गांधी जी felt that true relief for the farmers would come from overcoming fear, not through expensive legal battles. तो यहाँ पर ये पार्ट भी आपको क्लियर हुआ कि आपने गांधी जी ने चाइड करने के पीछे का रीजन भी बता दिया कि उन्होंने चाइड क्यों किया था, क्योंकि लॉयर्स उनको जो है
ज्यादा फीस एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अब लॉयर ज्यादा फीस एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, हमें पता है, लेकिन उनका और क्या पॉइंट था? उनका ये पॉइंट था कि ज्यादा फीस देने से या लीगल बैटल्स खेलने से कुछ नहीं होगा, उनको जो है अपने डर के ऊपर ओवरकम करवाने की जरूरत है। उनके मन में जो भय बैठा हुआ है, उस भय से उन्हें दूर करवाने की जरूरत है। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर विच एन आंसर कॉपी चेकर जो होता है वॉन्ट्स टू सी। ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आंसर एक वर्ड में भी दिया जा सकता है, आंसर 4 वर्ड्स में भी दिया जा सकता है, आंसर जो है अच्छे से भी प्रॉपर पूरा दिया जा सकता है टू गेट द फुल मार्क्स। Okay, now what was Pancake and how was it related to Gemini Studios? अब ये अगेन आपको मैंने बहुत बार कराया है और हमें बहुत अच्छे से आता है कि Pancake क्या है। इट इज अ नेम ऑफ अ ब्रांड, मेकअप ब्रांड, एंड दैट मेकअप ब्रांड जो है विच वॉज यूज्ड इन Gemini Studios. How it was related to Gemini Studios? Because it was used on every actor, हर एक्टर के मुंह पे उन्हें ब्यूटिफाई करने के लिए, या वैसे हम कह सकते हैं उन्हें अगली बनाने के लिए जो है उनके फेस पर ये प्रोडक्ट यूज किया जाता था, बिकॉज वहां पर फिल्म्स शूट होती थी। आता है नेक्स्ट, देखो, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर? क्या क्रिसमस प्रेजेंट था? सो देयर वाज एन एनवेलप इन द रैट ट्रैप एंड विद द एनवेलप देयर वर 30 kroners. नाउ व्हाई डिड शी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय एंड व्हाई शी वाज हैप्पी? वी कैन से दैट व्हाई शी वाज हैप्पी, व्हाट मेड हर हैप्पी? उसे खुशी क्यों मिली, वो खुश क्यों हो गई, या उन्होंने एकदम खुशी कैसे जताई, क्राई करके कैसे जताई? बिकॉज इट वॉज अ टाइम जहां पर एक पर्सन को उनके काइंडनेस से, एडला ने अपने काइंडनेस से एक पर्सन को टोटली चेंज कर दिया था। एंड दैट इज व्हाट वी कैन से हियर कि यहाँ पे बताया गया है इन दिस चैप्टर, द चेंज ऑफ मेन। यहाँ पे पूरा थीम ही यहीं पे है इस चैप्टर का कि यू कैन चेंज एनीबॉडी बाय काइंडनेस एंड जनरॉसिटी, बाय शोइंग पेशेंस, बाय लाइक टेकिंग केयर ऑफ देम, और इसीलिए उनके जो है क्राई ऑफ जॉय निकला था। चलो अब आंसर आता है आपके पास में। सो पैनकेक्स वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल दैट वॉज बॉट इन लार्ज क्वांटिटीज एंड यूज्ड एक्सटेंसिवली एट जेमिनी स्टूडियोज। मैंने जब पढ़ा बताया, मैंने ये दोनों वर्ड्स जानबूझ के यूज नहीं किए सो दैट तुम क्या सोचे कि हाँ ये जो हम बता रही हैं वो आता है, बट अगेन वोकैबुलरी लार्ज क्वांटिटी में, एक्सटेंसिवली, बहुत अधिक ज्यादा यूज होना, एक्सटेंसिवली। It was particularly famous for coating the faces of actors and actresses to make them presentable on camera. I told you that. The studio's connection with Pancakes was almost legendary. जो लास्ट वाला पार्ट था, that what was its relation, है ना, तो it was legendary. नेक्स्ट इसी का अच्छा, इसको मैंने वर्बल बता दिया तो यू कैन डू इट, है ना। ये क्वेश्चन आएगा और आप इसे करिएगा, आराम से करिएगा, नॉट टू वरी एट ऑल। किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, किसी भी चीज़ में आपको परेशान नहीं होना है। मैंने आपको एक बताया, बट बोथ द क्वेश्चंस यू कैन डू इट, बट पूछा नहीं जा रहा है यहाँ पे, दोनों एक ही करके आना है, ठीक है ना, एक ही करके आना है, ज़्यादा चालाक नहीं बनना है। और जो भी एक करो बच्चों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी एक करो तो उसमें पूरी श्योरिटी होनी चाहिए। सी लाइक आई नो कि कुछ बार क्या होता है कि दो यहाँ पे क्वेश्चन है, दो यहाँ पे क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स हैपेंस कि इसका ये तो आता है, वो नहीं आता है, इसका नीचे वाला आता है, ये नहीं आता है हमको, या समवेयर एक एक पार्ट आता है। अब हम इस डिलीमा में होते हैं कि व्हाट टू डू नाउ, अब क्या किया जाए, आधा इसका आ रहा है, आधा इसका आ रहा है, हाँ क्या किया जाए। एक पे कॉन्सेंट्रेट करो, इस एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और उस एक क्वेश्चन को अच्छे से लिख करके उसे हाईलाइट कर दो कीवर्ड्स के साथ में, क्योंकि सब चैप्टर्स के कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, तो सब चैप्टर्स आपके दिमाग में प्रिपेयर्ड हैं और आपको बस वहाँ पे शायद एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिल रहा है जो आपने रटा था, जो आपने मगअप किया था, वो एज इट इज क्वेश्चन शायद नहीं मिल रहा हो, बट यू नो एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू डू इट। आपको करना है, यू कैन डू इट, मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छे से करोगे बखूबी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नाउ 80 वर्ड्स वाले यानी लॉन्ग वाले होगा ये, 80 वर्ड्स वाले यानी लॉन्ग वाले हैं आपके ये क्वेश्चंस।
क्या है 2 क्वेश्चंस देखिए। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस, क्या कैसे अफेक्ट करता है फ्रांस को। सो फ्रांस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स विच उसने मतलब विच ही हैज़ नॉट डन इट एंड उसने रिग्रेट होना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो मैं लिख देती हूँ। दैट ही गॉट इमोशनल, he felt regretful, है ना। सो अब इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं। दैट वाई ही फेल्ट इमोशनल बिकॉज इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द एम हैमल, इट वॉज द लास्ट डे ऑफ एम हैमल द टीचर, जो कि इनको क्रैंकी लगते थे एट सर्टेन पॉइंट, लेकिन अब उनके जाने के लाइक वो सीन को याद करके कि दैट इट इज हिज लास्ट लेसन और उसके बाद में वो कभी नहीं मिलेंगे। सो ही गॉट इमोशनल। सेकेंडली रिग्रेटफुल, वाई ही वॉज फीलिंग रिग्रेटफुल बिकॉज उसने ये सोचा कि अगर वो टाइम पर पढ़ लेता, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता था, he didn't know anything about his mother tongue and मदर टंग के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर वो टाइम पे लर्न करता, सब कुछ करता, तो शायद उसको इतना रिग्रेट फील नहीं होता। तो रिग्रेटफुल वाला पार्ट आपको इसको समझाना है ना। एंड लास्ट में आप वो भी बताओगे पीजन वाला पार्ट भी, दैट ही वाज समवेयर थिंकिंग अबाउट कि वॉर की वजह से अगर हमारे से हमारी मदर टंग छीन ली तो क्या पीजन से भी उनका कू कू करना छीन लिया जाएगा। सो समवेयर मिक्स फीलिंग्स ही वॉज गोइंग थ्रू, उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स चल रही थी। सो ही वॉज इन हिज डीप थॉट्स अबाउट द लास्ट lesson. Next आता है describe Douglas struggle at the pool and what strategy did he make to save his life. ये पक्का आएगा, very important question है, very important question है, sure short बता सकती हूँ कि आपके एग्जाम में आएगा। आई एम डेफिनेटली श्योर ये एग्जाम में आएगा और ये हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैं एमसीक्यूज में बताती हूँ ना, एमसीक्यूज में बोलती हूँ ना YMCA पूल के बारे में, तो उसका थोड़ा सा बताना है। YMCA पूल कहाँ है, क्या फुल फॉर्म है इसका, एट व्हाट एज, है ना, किस एज में यहाँ पर डगलस गए थे। तो डगलस व्हेन ही वाज अराउंड 11-12 ईयर्स, सो ही थॉट कि भाई मुझे स्विमिंग सीख लेनी चाहिए, और वो स्विमिंग सीखने गए थे एंड वो वहाँ पर स्विमिंग सीख करके अपने डर को ओवरकम करना चाहते थे। बट वन डे व्हाट हैपेंड, वो सारी चीज़, पूरा का पूरा इवेंट, होल इवेंट आपको पूरा का पूरा बताना है। व्हाट स्ट्रैटेजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, तो 3 टाइम्स उसने वो किया था, वो भी आपको बताना है। दैट फर्स्ट टाइम ही ट्राइड कि मैं अपने जो पाँव हैं, आई विल टच द बॉटम of the swimming pool and jump towards upward, और जब मैं upwards आऊँगा तो I'll definitely catch something like a rope or a ladder or something like that, but nothing was in his hands, just water water water. Second time again वो जाता है तो वो अंदर gasp कर लेता है पानी को, और वो पानी अंदर चला जाता है and it was scene जहाँ पे उसे feel होता है that it is the end of his life, and वो सारी part आपको पूरा 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 लिखना पड़ेगा, everything। 80 वर्ड्स का भले है, अगर आपका ये 100 वर्ड्स तक भी जाता है तो यू हैव टू डिस्क्राइब इट, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है। इसमें इतना नहीं आ रहा है बट इसमें आ रहा है। सो आपके क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि कभी कभी आप वर्ड लिमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपके पास में, अच्छा डगलस वाला है, मैं बता देती हूँ, देखिए आपके पास में देखो क्या है, डगलस स्ट्रगल एट द पूल वॉज अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। आगे आपके पास में टेरिफाइंग एक्सपीरियंस वर्ड आया, इसे ऐसे ही आप वहाँ पे एग्जाम में भी करके आना है। हाईलाइट दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिज एक्साइटमेंट इनटू पैनिक। इनिशियली ईगर टू स्विम, ही वाज सडनली पुल्ड अंडर बाय अ वेव लीडिंग टू अ फाइट फॉर सर्वाइवल। Overcome by fear, he struggled against the water, which only worsened his situation. Realizing that he was drowning, he fought to stay afloat until he understood that he needed to relax. By stopping his frantic movements, he learned to float, ultimately saving his life. This harrowing experience taught him the value of remaining calm in dire situation. Okay? So this is the whole incident. He was found conscious. जब वो होश में आया तो वो स्विमिंग पूल के पास में लेटा हुआ था एंड ही डोंट नो कि वो कैसे बाहर आया, क्या आया, इट वॉज नॉट क्लियर। तो दिस इज ऑल व्हाट ही लर्नड फ्रॉम हिज पूल इंसिडेंट। आगे आ जाते हैं हम
अब आता है हमारे पास में इस तरीके से एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया होता है। नाउ वी विल काउंट टू 12। व्हाट हैपेंड? ओह माय गॉड, नाउ वी विल काउंट। Oh my God, what's happening? Is there anything going wrong? Okay, so the poem is now we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So keeping quiet, you know, पोएम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट है। पोएट का नाम क्या है? वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इट। इफ इट इज आस्क्ड और नॉट आस्क्ड, आपको बता करके आना है, आपको बता के आना है। सो व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन्स? ये आपको एक्सप्लेन करनी है कि पहले 2 लाइन्स में क्या बताया गया है। दैट पोएट सजेस्ट दैट कि वो 12 तक काउंट करेंगे, और जब तक 12 तक काउंट करेंगे तो कोई भी किसी तरीके का मूवमेंट नहीं करेगा, सब जने स्टिल रहेंगे, स्थिर रहेंगे, है ना। सो नो एक्टिविटी शुड बी डन। तो ये पहले 2 लाइन्स में आपको एक्सप्लेनेशन पूछा गया। व्हाट डज द पोएट वांट वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ? व्हाट ही वांट्स द साइलेंस। ही वांट्स कि कोई भी कुछ भी तरीके का मिसयूज ना करे अर्थ का, और सारे जने जो है बिना आर्म्स हिलाएं एक बार स्टिल रहें। व्हाट डज द पोएट वांट फॉर अ सेकेंड? है ना, वांट फॉर अ सेकेंड। तो व्हाट ही वांट फॉर अ सेकेंड? लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड। तो वो क्या चाहता है कि 1 सेकेंड के लिए सब जने रुक जाए, थम जाए। नाउ राइट द सेंट्रल आइडिया। मेनी अ टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, मेनी अ टाइम्स आपके आएगा ही आएगा। पेपर लीक कर रही हूं मैं। अगेन माय मदर एट 66, हाँ 100% स्टूडेंट्स के आएगा, हमेशा आएगा, सबके आएगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड कीपिंग क्वाइट, दीज 3 विच आर एसेंशियल। समवेयर आपको ऑन जेनिफर्स भी दिखेगा, बट फिर भी आपके पास में 3 में से एक चॉइस करनी है, तो आप डेफिनेटली माय मदर एट 66 करके आएंगे, ये मुझे भी श्योरिटी है। तो ये आपके सेंट्रल आइडिया आएंगे ही आएंगे। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस सेंट्रल आइडिया। ओके, अब सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से बताया है। अगेन टेलिंग यू, स्टार्टिंग के अंदर आप वही पोएम का नाम लिखेंगे, पोएट का नाम लिखेंगे, है ना। जैसे दिस इज योर आंसर कॉपी, है ना। तो आपने यहाँ पर सेंट्रल आइडिया नाम लिख दिया पोएम का, है ना। यहाँ पे पोएम का नाम लिखना है, यहाँ पे पोएट का नाम लिखना है। इफ यू नो एनी कोटेशन, तो कोटेशन को इस तरीके से अंडरलाइन करके लिखना है, फिर पूरा का पूरा आपको इसे लिखना है। ओके, सेंट्रल आइडिया। चलिए, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके वो लास्ट सेकेंड बुक जो है वो आ चुकी है, और सेकेंड बुक जो है आपकी दैट इज आपका विस्टास बुक है। विस्टास बुक आ चुका है, और उसमें 40 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए हैं। तो 40 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या है? व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या था? सो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर जो थर्ड लेवल है, इट वाज हम कह सकते हैं फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, एक प्लेटफॉर्म था, ठीक है। एंड वेयर वाज इट सिचुएटेड? तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह सकते हैं देयर वाज नथिंग लाइक थर्ड लेवल, इट वाज सिचुएटेड नोवेयर बिकॉज इट वाज जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। ऐसा भी आंसर आपको देखने को मिलेगा, आपको ऐसा भी आंसर देखने को मिलेगा। सो बट आप देखिए, द थर्ड लेवल वाज अ हिडन मैजिकल पार्ट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट वाज सेट इन द ईयर 1894 एंड इट वाज अ सेपरेट लेवल फ्रॉम द यूजुअल वंस इन द स्टेशन। जो ओल्ड फैशन्ड decor or people dressed in clothes from the 19th century. Charlie found it by accident when he got lost in the station and it was situated below the regular levels of Grand Central Station. मैंने बताया आपका आंसर। पूरा डिटेलिंग देना है, 40 वर्ड से ज़्यादा लिखा है क्योंकि इसमें लिखना ज़रूरी है। सो डोंट गो जस्ट बाय वर्ड्स कि भाई 40 वर्ड्स दिया है तो हमको इतना करना है, नहीं करना है। यू हैव द टाइम, आप अच्छे से उस टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। बाद में भी तो ताकते ही रहेंगे इधर उधर के, यार मैंने कर लिया, इसने नहीं करा, ये इतना क्या लिख रहा है, इसने आंसर भी कॉपी भी मांगी, अच्छा, तो बाद में कोई वो मतलब नहीं रहेगा सिर्फ सोचते रहने से। नेक्स्ट है हु वॉज जियोफ ग्रीन। तो जियोफ ग्रीन कौन थे? तिशानी दोषी वाले चैप्टर के अंदर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसके अंदर जियोफ ग्रीन जो है वो उनके हम कह सकते हैं लीडर थे, जो उन्हें रशियन वेसल के थ्रू अंटार्कटिका लेके गए थे। व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स? वो क्या ऑफर करते स्टूडेंट्स को? सो ही ऑफर द स्टूडेंट्स द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट एंड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स और व्हाट आर द थिंग्स जो कि ना अंटार्कटिका में किया जाए, इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड किया जाए, बट फिर भी वो अंटार्कटिका के अंदर भी इम्पैक्ट डालता है। ओके, I hope I have the answer, yes.
So Geoff Green took the high school students on one end of the world to provide them the opportunity to develop the respect and understanding of the earth. He wanted to make the future policymakers to experience how difficult it would have been for earth to sustain life by rising its temperature. He wanted them to understand that any interference in nature can cause drastic, cause में एक ही आएगा ना बेटा, can cause drastic mishappenings in the future when the students see the ice shelves melting and collapsing. They can estimate the kind of environmental troubles ahead in the future. Now, आपको जो याद है आपको लिखना है वो वाला पार्ट, बट लिखना कैसे है ये समझना ज़रूरी है. व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स टू कवर ये जानना ज़रूरी है. नेक्स्ट अब आपके पास में आता है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न. टाइगर किंग जब जन्म लेता है तो एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, दैट ही विल बी किल्ड बाय द 100 टाइगर, है ना. Then why was Sadao sent to America? Sadao was sent to America to study सर्जरी. वो सर्जरी को स्टडी करने के लिए वहाँ जाते हैं टू बिकम डॉक्टर. वाई वॉज लेटर केप्ट इन जापान. जापान में उन्हें क्या क्यों रख दिया जाता है, बिकॉज देयर वॉज वर्ल्ड वॉर गोइंग ऑन एंड वर्ल्ड वॉर चल रही होती है. एंड जापान के जो जनरल टाकीमा है ही वॉज नॉट फीलिंग वेल और कभी भी उनके ऑपरेशन की ज़रूरत हो सकती थी. दैट्स वाई उन्हें ट्रूप के साथ में, आर्मी ट्रूप्स के साथ में नहीं भेजा जाता है और उन्हें जापान में ही रखा जाता है. तो सदाओ वाला है, ठीक है, थोड़ा सा पूरा समझ लीजिए. सदाओ ही वॉज सेंट टू अमेरिका प्राइमरीली फॉर एजुकेशनल और प्रोफेशनल रीजंस. शुरुआत में उसे किसके लिए मेन मुद्दा क्या था, एजुकेशनल प्रोफेशनल रीजंस के लिए, सच एज टू स्टडी वर्क और गेन एक्सपीरियंस अब्रॉड, ताकि वो स्टडी कर सके, काम कर सके और एक्सपीरियंस अनुभव लेकर के आए. दिस वॉज ऑफन डन टू ब्रॉडन हिज स्किल्स, ताकि उसकी स्किल्स बढ़े, नॉलेज बढ़े और फुलफिल कर सके एक स्पेसिफिक मिशन और असाइनमेंट जो कि उन्हें डॉक्टर बनना था. लेटर सदाओ वॉज केप्ट इन जापान ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस. बाद में क्यों, क्योंकि उन्हें जापान में रखा गया, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए थे, जैसे पॉलिटिकल, सोशल और पर्सनल रीजंस थे. दिस कुड इंक्लूड द आउटब्रेक ऑफ वॉर. ये इसमें क्या हो सकता है, वॉर का हो जाना, आउटब्रेक ऑफ वॉर. ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, फैमिली ऑब्लिगेशंस एंड डिसीजंस बाय अथॉरिटीज. अथॉरिटी वाला डिसीजन क्या, जनरल टाकीमा का डिसीजन, दैट इन्हें नहीं भेजा जाएगा बिकॉज ही needs him like that, to retain him in Japan for security or other purposes. आपने पूरा बता देना है. नेक्स्ट आता है आपके पास में, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स में. डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली. चार्ली ने थर्ड लेवल में क्या क्या देखा था. तो यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट लाइक कि चार्ली ने थर्ड लेवल में जो है इट वॉज ओल्ड और वैसे वैसे नहीं. आप स्टार्ट कैसे करेंगे, दैट when he went to second level and there was टनल, है ना, एक देयर वाज अ टनल टाइप ऑफ थिंग, और वो वहाँ से थोड़ा सा स्लाइटली बेंट होकर के पहुँच जाता है. इट वाज व्हेन ही रीच देयर तो ही फेल्ट दैट इट इज सेम लाइक सेकंड लेवल. उसे लगा ये तो सेकंड लेवल ही है, बट इट वाज एक्चुअली थर्ड लेवल. फिर अब आप शुरुआत करेंगे कि इस थर्ड लेवल के अंदर उसने वहाँ पर क्या क्या देखा. सो देयर वर फ्यूअर गेट्स, देयर वर ओल्ड एवरीथिंग, द ड्रेसिंग सेंस ऑफ देयर पीपल, दे वर हैविंग मॉस्टैचेस. सारी चीज़ें आपको वो सारी डिटेलिंग बता देनी है, स्पिटून्स के बारे में सब चीज़ें बता देनी है. व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894. सेकंड इसी का क्वेश्चन है, वो क्या करता है देखने के लिए कि वो 1894 में है. सो व्हाट ही डिड वाज कि वहाँ पर देयर वाज लाइक न्यूज़पेपर हॉकर्स होते हैं ना, तो न्यूज़पेपर्स वर केप्ट सॉरी. सो वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ा था एंड द वर्ल्ड नेम का एक न्यूज़पेपर पढ़ा था एंड ही चेक देयर द डेट was written on that. Why did he want to buy 2 tickets? Why did he want to buy tickets? तो यहाँ पर आ जाएगा part, because he was a person from a modern life and he want to escape from his modern harsh realities, and that's why he wanted to buy tickets so that he can live a clear, peaceful, stable life in 1894. in Galsburg. Assess the human impact on Antarctica. Human impact on Antarctica का तो पूरा ही एक environment तरीके का आपका आंसर हो गया कि human का कैसे कैसे impact पड़ रहा है Antarctica के ऊपर, तो ये पूरा वैसा आंसर हुआ. ठीक है, let's do this Charlie वाला आंसर. Charlie says that the rooms on the third level were
स्मॉलर देन दैट ऑफ द सेकेंड लेवल। चार्ली ने क्या कहा था कि रूम्स जो थर्ड लेवल पे थे वो स्मॉलर थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, कुछ कम ही टिकट विंडोज थी। ट्रेन गेट्स एंड इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज मेड ऑफ वुड, वो किससे बने थे? वुड थे और ओल्ड लुकिंग थे। देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, ब्रास पिटून्स थे ऑन द फ्लोर। एवरीवन ऑन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड इन 19th सेंचुरी, सबने ड्रेस कैसा करा हुआ था? 19th सेंचुरी वाला। टू मेक श्योर वो क्या करते हैं? ही लुक्ड एट द न्यूज़पेपर विच वर ऑन द सेल एट द कियोस्क एंड फाउंड अ न्यूज़पेपर जिसका नाम क्या था? द वर्ल्ड, विच कैरीड अ मेन स्टोरी ऑन प्रेसिडेंट क्लेवेलैंड। तो यहां से उसे क्लैरिटी हो गई दैट इट इज 1894। ह्यूमन प्रेडिकामेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर ह्यूमन प्रेडिकामेंट नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एंटार्क्टिका के बारे में, दैट ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एंटार्क्टिका के ऊपर। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव। ह्यूमंस हैव नॉट लिव्ड इन एंटार्क्टिका, ह्यूमंस कभी भी वहाँ जाकर रहे ही नहीं, बिकॉज देयर इज एवरीवेयर और आइस एंड आइस, सब जगह आइस ही आइस है ना, तो वहाँ पे रहना मुश्किल है। बट फिर भी वहाँ नहीं रहे, फिर भी वहाँ पर ह्यूमन इम्पैक्ट कैसे, ह्यूमन इंसानों का प्रभाव कैसे है। So the continent remains mostly untouched by direct human activities. Direct human activities से वो untouched रहता है। However, जो human impact है still felt due to global issues, जैसे कि climate change है, ये global issue है और इसी वजह से वहाँ पर भी आपको उसके impact पड़ते मिलते हैं। The burning of the fossil fuels has increased carbon dioxide levels, जैसे कि fossil fuels का जलना, फॉसल फ्यूल्स का जलना, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। दिस वार्मिंग थ्रेटन्स टू मेल्ट द आइस, और इस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? ये खतरा बन रहा है आइस के, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने का। कहाँ पर? एंटार्क्टिका में। विच कुड रेज सी लेवल अराउंड द वर्ल्ड। अगर आइस मेल्ट हो जाती है, अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, आइस मेल्ट होती है, तो डेफिनेटली क्या होगा? वो पानी के फॉर्म में होगा और पानी जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा, फिर सी लेवल बढ़ जाएगा वर्ल्ड के अंदर। साइंटिस्ट जो है वो स्टडी कर रहे हैं एंटार्क्टिका, हैव फाउंड दैट इवन स्मॉल चेंजेस, छोटा सा भी चेंज हुआ एंटार्क्टिका में, जैसे डैमेज टू द ओजोन लेयर, जैसे कि ओजोन लेयर में जो डैमेज है उसका, कैन अफेक्ट द रीजन्स इकोसिस्टम, तो उसका भी इफेक्ट पड़ सकता है हमारे पूरे इकोसिस्टम के ऊपर। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है टाइनी प्लांट्स कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन, आपका ये चैप्टर के अंदर ही दिया हुआ है। सो फाइटोप्लैंक्टन विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द ओशियंस फूड चेन मे सफर फ्रॉम दीज चेंजेस। तो ये सब में भी क्या क्या हो सकता है अगर कुछ बाहर बदलाव हो रहा है, नॉट इन एंटार्क्टिका बट यू कैन सी द इम्पैक्ट। आप देख सकते हो कि बाहर की दुनिया में इम्पैक्ट जो है, जो भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ सकता है। वाइल ह्यूमंस आर नॉट लिविंग देयर, हालांकि इंसान सीधे तौर पे वहाँ नहीं रह रहे हैं या वहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, वहाँ कुछ भी डैमेज नहीं कर रहे हैं, बट वही अगेन बात है क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर हैविंग अ सीरियस इफेक्ट, उसका सीरियस इफेक्ट है एंटार्क्टिका के एनवायरनमेंट पे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज क्लास। आज का पेपर लीक मैंने आपके लिए कर दिया है एंड होपफुली कि आपको जो है बहुत अच्छे से बखूबी से पेपर लीक करके मैंने बता दिया है। द क्वेश्चंस विच आई हैव टोल्ड यू हियर डेफिनेटली आर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। आपको जो है पूरा विश्वास रखना है अपने ऊपर, जितना याद किया है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ में आपको जाना है और कॉन्फिडेंटली आपको अपना एग्जाम देना है। और वो कॉन्फिडेंस में मत जाना कि ओ माय गॉड सो इजी दिस इज, मैंने तो पूरा साल पढ़ा है। यहाँ पर जो 3 घंटे होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि आपने पूरा साल पढ़ा है या आपने आगे के 3 दिन ही पढ़े हैं। वहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी, आपके उस रूम के अंदर होने वाली चीज़ें और आपके माइंड के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है, इसके ऊपर बात होती है। बहुत सारे बच्चे पढ़ के जाने के बाद भी ब्लैंक आउट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा होता है लेकिन वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस होता है तो वो बहुत सब कुछ लिख के आ जाते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर कि आप जो सारी चीज़ें करके जा रहे हैं वो आपको अच्छे से आती है। बट एग्जाम हॉल का जो पार्ट है वो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, वो आपको परेशान नहीं करना चाहिए और आपने क्वेश्चन सारे अच्छे से पढ़ने हैं, आपने क्वेश्चंस के आंसर्स सारे अच्छे से देने हैं। इट्स लाइक कि तुम खुद अगर अपने घर पे छोटे भाई बहन की कॉपी चेक करते हो तो उस तरीके से लिखना है कि छोटा भाई बहन थोड़ी सी भी गलती करता है तो कैसे काट छाट कर देते हो, तो समझ लीजिएगा बस वही गुस्सा, वही जो है गुस्सा निकालने वाला है एग्जामिनर आपके आंसर शीट के ऊपर भी। सो डोंट डू एनी टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स। आप अच्छे करके आओगे, मुझे अच्छा पता है। राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट को फॉलो जरूर से करना,
थ्रू आउट आपको फॉर्मेट को फॉलो करके फिक्स लाइन से करोगे, हो जाएगा। ग्रामर में पैनिक नहीं करना है, चॉइसेस वाले क्वेश्चंस आते हैं, आप कर लोगे डेफिनेटली। लिटरेचर वाले पार्ट को भी ध्यान से करना है आपको वर्ड लिमिट्स को ध्यान रखते हुए ये भी ध्यान रखना है कि उसमें नंबर्स कितने आ रहे हैं, मार्किंग क्या है उसकी। और अनसीन पैसेज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस, मैं कह सकती हूँ 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो इजीली कैन बी डन। ओनली फ्यू क्वेश्चंस जो होते हैं, जो वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, वो थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं, बाकी कुछ परेशानी वाला पार्ट नहीं। एवरीथिंग कैन बी डन इजीली, आपको बस ध्यान से पढ़ करके ध्यान से क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नीट एंड क्लीन करने के आना, बिल्कुल अच्छी अच्छी राइटिंग लिख के आना, कर्सिव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट खुला खुला आराम आराम से पढ़ने लायक है ना, एलिजिबल होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए, आपका जो है आंसर्स अच्छे लिखे होने चाहिए, अंडरलाइन होने चाहिए, हाईलाइटेड होने चाहिए। यू विल गेट योर फुल मार्क्स ऑन दैट पार्ट। बाकी मैंने पेपर लीक कर दिया है, अब आके मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर से कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा हुआ, आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, एंड अभी आपका लेवल कितना हाई हो चुका है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स हियर। डेफिनेटली क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। टडास, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।